क्योंकि वो यूं कबीले में था, उसने बहुत ज्यादा हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। जब अर्जुन देव ने इन 3 चालों का प्रदर्शन किया तो उन्होंने वज्र की स्थिति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने अपने सार का केवल 10% उपयोग किया। ये कल्पना करना आसान था कि ये 3 चालें कितनी शक्तिशाली होंगी यदि वे गड़गड़ाहट की छोटी पूर्णता की स्थिति से प्रभावित हों और अपने सभी सार को उजागर करें। अर्जुन देव ने एक बार फिर इन 3 चालों की विधियों को समझ लिया। कुछ समय बाद उन्होंने इन 3 चालों का अभ्यास करना जारी रखा। यदि उन्होंने इन 3 चालों का महान सिद्धि चरण तक अभ्यास नहीं किया तो अर्जुन देव का शेष 6 चालों का अभ्यास करने का इरादा नहीं था। नींव नींव थी और इसे बढ़ाने से रखना था। आधी रात को अर्जुन देव ने कृपाण का अभ्यास करना बंद कर दिया और अपने शयन कक्ष में प्रवेश कर गया। उन्होंने अपनी यूनिवर्स रिंग से एक मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और इसे खेती करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। अर्जुन देव बिस्तर पर पालथी मार के बैठ गए और अपने दाहिने हाथ में स्पिरिट स्टोन पकड़ लिया। उसने अपनी आयताकार बंद कर ली और धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन प्रसारित किया। बूम! पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन ने अर्जुन देव को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। जैसे ही उसने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित किया, मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन में विशाल सार एक नदी की तरह उसके मेरिडियन में बढ़ गया। भयानक युआन क्यूई ने तुरंत अर्जुन देव के मेरिडियन को भर दिया और उनके माध्यम से उत्पात मचाया, जैसे एक जंगली घोड़े की तरह। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली। उसे कुछ दर्द महसूस हुआ। उन्होंने खुद को शांत किया और इस बढ़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। लंबे समय बाद, बहुत प्रयास के बाद, अर्जुन देव आखिरकार इस जंगली घोड़े को वश में करने में कामयाब रहे, धीरे धीरे इसे विनम्र बनाते हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने स्पिरिट स्टोन को एक छोटे चक्र में प्रसारित किया और इसे बैंगनी क्यूई भंवर में डाल दिया। क्या है? क्या है? बैंगनी क्यूई भंवर तेजी से लटक रहा है। क्रिस्टलीय सार तरल की संरचनाएं तेजी से गिर गईं और तुरंत अर्जुन देव के सार का 1/4 हिस्सा फिर से भर दिया। अर्जुन देव ने अपने मन की रक्षा की और पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन प्रसारित करना जारी रखा। मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बहती रही। उन्होंने सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से जगाने से पहले इसे 5 प्रमुख चक्रों के लिए परिचालित किया। बैंगनी क्यूई भंवर पहले से बड़ा था, इसका रंग भी गहरा था। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन ने एक और चक्र प्रसारित किया। अर्जुन देव ने आखिरकार मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन में स्पिरिट स्टोन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। जब उन्होंने खेती करना बंद कर दिया तो अर्जुन देव ने अपनी आयताकार खोली और मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को फेंक दिया, जिसने अपनी चमक खो दी थी। उन्होंने अवसाद से कहा, एक मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन मेरी कड़ी मेहनत के आधे महीने के बराबर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन इतने महंगे हैं। यू निवास के दिनों के दौरान अर्जुन देव ने दिन के दौरान अपनी कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया और रात में अपनी खेती बढ़ाने के लिए मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया। यूं कैक्सिन हर दिन आती थी। चैट करने के अलावा वो अर्जुन देव के साथ पॉइंटर्स का घुमाव तक्षक भी करती थीं। अर्जुन देव की यही कामना थी। संयोग से उन्हें वुकुई कृपाण तकनीकों के साथ चालों का घुमाव तक्षक करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। पॉइंटर्स का चार्जिंग तक्षक करने के बाद वे दोनों एक दूसरे की मार्शल तकनीकों पर टिप्पणी करते। अर्जुन देव को आश्चर्य की बात यह थी कि कृपाण तकनीकों में यूं कैक्सिन की उपलब्धियां असाधारण रूप से गहरी थीं। वुकुई कृपाण तकनीकों की उनकी अनूठी समझ अर्जुन देव के लिए बहुत अधिक थी। जैसा कि उन दोनों ने इस पर चर्चा की, वुकुई कृपाण तकनीकों में अर्जुन देव की प्रगति बहुत तेज थी। 7 दिनों में अर्जुन देव ने पहली 3 चालों का महान पूर्णता तक अभ्यास किया। हालांकि उपभोग तक पहुंचने से पहले अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन वो शेष 4 से 6 हत्या चालों का अभ्यास करने में सहज महसूस कर सकता था। इसी प्रकार आधा महीना और बीत गया। अर्जुन देव ने छोटी पूर्णता के शिखर पर 3 हत्या चालों का अभ्यास किया। इसकी ताकत अर्जुन देव की कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। यदि वो इसे गड़गड़ाहट की स्थिति के साथ जोड़ दे तो इसकी तुलना लिंग्युन कृपाण तकनीक के चिरस्थायी चौंका देने वाले बादल और पीक के चारों ओर घुमावदार रास्ते से की जा सकती है। जहां तक शेष 3 हत्या चालों का सवाल है, उनकी ताकत अतुलनीय होगी। 20 दिन से अधिक समय के बाद अर्जुन देव ने कुल 30 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन को समाप्त कर दिया था। उसके शरीर द्वारा ग्राफ्ट सार की मात्रा हर दिन बढ़ती गई। 1 महीने से भी कम समय में अर्जुन देव की साधना पहले से प्रारंभिक मीडियल ग्रेड मार्शल संत की चरम पर स्थिर हो गई थी। इस विशेष दिन पर अर्जुन देव ने वुकुई कृपाण तकनीक का अभ्यास समाप्त किया। उसने अपने ऊपर भलकते हुए सूर्य को देखा और अपने माथे से पसीना पूछा। उन्होंने अवसाद से कहा, यह जाने का समय है। मुझे आशा है कि वो व्यक्ति अभी तक नहीं गया है। यदि मैं भूल गया रहा तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। आंगन के बाहर यूं कैक्सिन ने अपने हाथों में शराब का एक फ्लास्क और 2 शराब के कप पकड़े हुए थे। वो धीरे से अंदर चली आईं और पत्थर की मेज पर बैठ गईं। उन्होंने शराब के कप भरे और मंद मंद मुस्कुराईं, ये रहा आपके लिए। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बैठ गए। उन्होंने शराब का कप उठाया और एक ही सांस में उसे सुखा दिया। उन्होंने कहा, अजीब है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आज जा रहा हूं? यूं कैक्सिन ये अर्जुन देव का कप रख फिर से भरा और कहा, मैंने इसे पहले ही कहा था, लोगों के बारे में मेरा निर्णय बहुत सटीक है। जब मैंने कल आपकी अभिव्यक्ति देखी तो कुछ स्प्लिट थी। अर्जुन देव ने एक और कप पिया और कहा, यह सही है,
आप थर्नलाइट कृपाण मंडल में लौटने की तैयारी कब कर रहे हैं? जब यूंग कैक्सन ने यह सुना तो उनकी शांत आंखों में एक अचुग्ध वीरानी चमक उठी। उन्होंने शराब का एक घूंट पिया और कहा, मैं शायद भविष्य में वहां अक्सर नहीं जाऊंगी। मैं अब यूं कबीले की उत्तराधिकारी हूं। मेरा ध्यान यूं कबीले पर होगा। अर्जुन देव ने यूंग कैक्सन के स्वर में वीरानी देखी। उसने कुछ सोचा और पूछा, ये सही है, कुछ ऐसा जो मैं हमेशा आपसे पूछना चाहता था। आप जैसी लड़की कृपाण विधियों में इतनी पदन्नता क्यों प्रेम करती है? इसके अलावा कृपाण विधियों में आपकी उपलब्धियां बहुत गहरी हैं। अर्जुन देव का यह प्रश्न अचानक था, लेकिन यह सच था। तियानवो महाद्वीप में जब एक लड़की मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करती थी तो उनकी पहली पसंद हथियार तलवार होती थी। यह समझना आसान था। तलवार की सौंदर्य और करिश्मा एक लड़की के स्वभाव के अनुकूल था। यही कारण था कि थर्नलाइट कृपाण मंडल में मोटी शिष्यधिकाइयां नहीं थीं, जानी मिस्टी तलवार संप्रदाय में थीं। इसके अलावा भले ही कुछ लड़कियां कृपाण तकनीकों के अभ्यास करतीं, लेकिन वे कृपाण तकनीकों के गहरे अर्थ पर रिसर्च करने में बहुत अधिक समय नहीं देतीं। बहुत कम लड़कियां यूंग कैक्सन की तरह थीं जो कृपाण तकनीकों में पूरी तरह से डूबी रहती थीं। यहां तक कि अर्जुन देव को भी यूंग कैक्सन की कृपाण तकनीकों की समझ के प्रति अपनी हीनता पर शर्म महसूस हुई। इस प्रकार अर्जुन देव को यह प्रश्न बहुत अजीब लगा। जब उसने ये सवाल सुना तो यूंग कैक्सन ने उसके मुश्किल चेहरे पर एक युवा मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, मेरा व्यक्तित्व इसे तय करता है। मुझे बचपन से कृपाण पसंद है। बाद में मैंने ब्लेड्समैन के बारे में कुछ कहानियां सुनी, इसलिए मैंने एक बनना का फैसला किया। उसके बाद मैं ब्लेड्समैन की पवित्र भूमि पर पहुंचा। दुर्भाग्य से स्वर्गीय कृपाण मंडप अब अतीत का स्वर्गीय कृपाण मंडप नहीं है। मैंने एक ट्रू ब्लेड्समैन नहीं देखा, एक सच्चा ब्लेड्समैन। अर्जुन देव को लगा कि यह अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि असली और नकली ब्लेड्समैन के बीच अंतर था? यूंग कैक्सन ने समझाया, मैं जिस ब्लेड्समैन के बारे में बात कर रहा हूं वो प्राचीन युग का ब्लेड्समैन है। इस दुनिया में तलवार कृपाण से पहले आई थी। तुम जानते हो क्यों? अर्जुन देव के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना यूंग कैक्सन ने जारी रखा, क्योंकि तलवार एक प्रारंभिक हथियार है। ये परोपकार, धार्मिकता और एक सज्जन व्यक्ति की हवा का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार ये सभी हथियारों का पूर्वज है। केवल महान साहसी व्यक्ति को ही तलवारबाज कहा जा सकता है। हालांकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करने में सक्षम हैं। उनमें से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो सुसंस्कृत होने की कोशिश करते हैं और एक पाखंडी की तरह काम करने के लिए तलवारबाजों के नाम का उपयोग करते हैं। बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो जानते थे कि वे एक सच्चे सज्जन नहीं हो सकते, हालांकि वे पाखंडी नहीं होना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने कृपाण बनाया। कृपाण तलवार से अलग थी। कृपाण एक सच्चा घातक हथियार था। ये घातक हथियार था जो मारने के लिए मौजूद था। ये किसी भी नियम और तलवार द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। ये अपने सच्चे स्व को व्यक्त करने में सक्षम होने के लिए था। अर्जुन देव ने यूंग कैक्सन का परिचय सुनने के बाद वो गहरी सोच में आ गए। उसे लगा कि उसे कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे। वो मदद नहीं कर सका बल्कि इस विषय में और अधिक रुचि पैदा कर सका। उन्होंने पूछा, चूंकि ऐसा है, यदि कृपाण एक घातक हथियार है तो 5000 विषम आकाश कृपाण मंडप के शिष्य सभी ब्लेड्समैन होने चाहिए, है ना? यूंग कैक्सन ने अपना सिर हिलाया। गलत। घातक हथियार कृपाण का सतही अर्थ मात्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लेड्समैन हैं क्योंकि आप लोगों को मारने के लिए कृपाण का उपयोग करते हैं, बल्कि आपको अपने दिल में एक साहस रखना होगा। शक्ति से नहीं डरना चाहिए, झुकना और खुरचना नहीं चाहिए। ये एक तीक्ष्णता है जिसे वापस लिया जा सकता है। हालांकि ये साहस गायब नहीं हो सकता, अन्यथा आप अपने सच्चे स्व को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप बस एक हत्यारा दानव बन जाओगे, उन पाखंडियों से भी ज्यादा मुआवजा। यूंग कैक्सन थोड़ी देर रुकी और खुद को एक कप शराब पिलाई। उसने यूंग कैक्सन की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, वास्तव में मैं तुमसे ईर्ष्या करती हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने देखा कि तुम अन्य स्वर्गीय कृपाण मंडप के शिष्यों से अलग थे। अंत में मैं सही था। अब तक भी तुम्हारे दिल में साहस बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि ये तेज और अधिक स्थिर हो गया है। एक दिन ये साहस एक बहुमूल्य कृपाण में बदल जाएगा और तुम्हारी कृपाण आत्मा बन जाएगी। उस समय तुम एक सच्चे ब्लेड्समैन होगे। अर्जुन देव के हाव भाव गंभीर हो गए। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो उसे ढूंढ रहा था। ये पहली बार था जब वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जो उसे इतनी अच्छी तरह से समझ सकता था। उसने शराब का प्याला पत्थर की मेज पर रखा और धीरे से मुस्कुराया। आपकी राय में महान महारण राष्ट्र के इतिहास में कितने लोगों को ट्रू ब्लेड्समैन माना जा सकता है? यूंग कैक्सन ने मुस्कुराने से पहले थोड़ी देर के लिए खुद से बुदबुदाया, आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं। मैंने जो कहा वो केवल मेरी समझ है। जहां तक ये सवाल है कि ये सही है या गलत, मैं नहीं जानता। हालांकि जिन लोगों की मैं वास्तव में प्रशंसा करता हूं वे हैं स्वर्गीय कृपाण मंडप के पहले मंडप मास्टर, 1000 साल पहले के थंडर किंग और इंपीरियल ड्रैगन लीजन के वर्तमान कमांडर नांगोंग यान। वे दोनों शराब पीते हुए बातें कर रहे थे। अंत में जितना वे अधिक बातचीत करते थे उतना ही अधिक रुचिकर हो गया। उन्होंने वास्तव में पूरी दोपहर के लिए पिया। वे दोनों थोड़े नशे में थे। अर्जुन देव ने सिर उठाकर आकाश की तरफ देखा। सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आकाश लाल था,
शाम हो चुकी थी। वो खड़ा हुआ और फूट फूट कर मुस्कुराया। मैं अब और चैट नहीं कर सकता, मुझे जाना है। यदि भविष्य में कोई अवसर है तो हम जी भर के पिएंगे। आकाश आग की तरह लाल था। चूंकि उसने बहुत अधिक शराब पी ली थी, इसलिए युन केक्शिन के छिलके चेहरे पर भी लाल रंग का रंग था, जो डूबते सूरज का पूरक था, जिससे वो डूबते सूरज से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। युन केक्शिन ने खड़े होकर मुट्ठी भर की सलामी दी। ध्यान रखना, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया, फिर वो मुड़ा और अपने आंगन से बाहर निकलकर युन निवास के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। डूबता हुआ सूरज खून की तरह था, उसकी पीठ को चमकदार लाल रंग में बदल रहा था, जिससे जमीन पर एक लंबी छाया छूट गई थी। युन केक्शिन ने अर्जुन देव को अपनी आंखों से विदा किया। उसने उसकी नजरों से दूर होने के बाद ही अपनी नजर हटाई। अर्जुन देव के युन निवास से निकलने के बाद वो तुरंत शहर से बाहर चला गया। वो आकाश में अंधेरा होने से पहले ब्लैक ड्रैगन नदी के बंदरगाह पर चलने के लिए तैयार था। रास्ते में अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अंजाम दिया। उसके शरीर सड़क पर बाढ़ ड्रैगन की तरह हिल रहा था। उसकी गति ड्रैगन ब्लड हॉर्स की तुलना में बहुत तेज थी। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया तो अर्जुन देव आखिरकार बंदरगाह पर पहुंच गए। बंदरगाह पर तेज रोशनी थी। ये बड़े बड़े मालवाहक जहाज़ों से भरा हुआ था, जो पाल करने की इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और एक डराने से एक व्यापारी जहाज पाया। अपना उद्देश्य बताने और भुगतान करने के बाद वो सफलतापूर्वक जहाज पर चढ़ गया। डेक नदी पार करने की तैयारी कर रहे कष्टकारों से भरा हुआ था। अर्जुन देव ने खाली जगह ढूंढी और पालथी मारकर बैठ गया। जल्द ही उसने साधना की स्थिति में प्रवेश किया और धीरे धीरे ड्रैगन और टाइगर के शरीर की स्कल्पटिंग आर्ट को प्रसारित किया। रात बीत गई। जब अगले दिन आकाश चमका तो व्यापारी जहाज पहले ही रवाना हो चुका था, विशाल और असीम ब्लैक ड्रैगन नदी पर यात्रा करते हुए। क्या तुमने सुना? शीहे ट्विन फींड्स को किसी ने मार दिया था। उनके शरीर आधे टुकड़े हो गए थे और वे बिना किसी लाश के मारे गए। यह असंभव है। शीहे ट्विन फींड्स अवर ग्रेट मार्शल किंग्स थे। वे इतने दशकों से शीहे प्रांत में हरकत कर रहे थे और कई बार जागरूक हुए थे। हालांकि वे हमेशा सुरक्षित बच निकलने में सफल रहे हैं। उन्हें बिना किसी लाश के कैसे मारा जा सकता है? मैंने इसके बारे में भी सुना है। किसी ने व्यक्तिगत रूप से उनके शवों को डेविल सवाना पर पड़ा देखा। अंत में उन्हें भेड़ियों ने खा लिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। हे, मुझे पता है कि ये किसने किया। उस समय मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। ये दोनों लोग बुरी तरह नाकाम रहे। उन्होंने मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के चमन चौधरी को रोका, ये चाहते हुए कि वो नीलामी से सुपीरियर ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स को सौंप दे। अंत में चमन चौधरी ने अकेले ही उनकी हत्या कर दी और उनका सारा सामान छीन लिया। डेक पर मौजूद सभी लोगों ने गहरी सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चमन चौधरी इतने मजबूत होंगे। अवर ग्रेट मार्शल किंग्स को मारना कटर को मारना जितना आसान था। उगता सूरज पूर्व से उछल पड़ा और तुरंत पूरी नदी को रोशन कर दिया, जिससे वो उग्र लाल हो गई। जैसे ही अर्जुन देव ने उगते सूरज को देखा, उन्होंने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। वो बुदबुदाया, चमन चौधरी इस उगते सूरज की तरह है। जैसे ही वो कोई कदम उभरता है, वो भोर के अंधेरे को भेद कर गुजर सकता है। वो अतुलनीय रूप से मजबूत है। उसने एक बार मुझे एक चाल में हरा दिया था। अगर मैं भविष्य में उसे हरा नहीं सकता, तो ये मेरे दिल में एक शाश्वत छाया छोड़ सकता है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और चमन चौधरी के साथ अपनी लड़ाई के बारे में सोचा। जब उन्होंने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उन्हें एहसास हुआ कि चमन चौधरी ने उन्हें हराने के लिए केवल आधी चाल का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चमन चौधरी ने उस पवित्र हथियार को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला था। ये सबसे दयनीय लड़ाई थी जिसे अर्जुन देव ने अपनी शुरुआत के बाद से अनुभव किया था। इसे हृदय दानव कहा जा सकता है। अगर अर्जुन देव को इस हृदय दानव से छुटकारा नहीं मिला तो उन्हें देर सवेर एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनके और चमन चौधरी के बीच लड़ाई अपरिहार्य थी। जहाज पर बैठे किसान अभी भी चमन चौधरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अर्जुन देव एक शांत जगह पर चले गए और विशाल और असीम काले ड्रैगन नदी को देखा। छोटे भाई, क्या आप स्वर्गीय कृपाण मंडप के छात्र हैं? जैसे ही अर्जुन देव ने दूर से देखा, किसी ने आकर उनका आज्ञा पालन किया। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और पाया कि ये लगभग 40 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो एक शुरुआती मीडियम ग्रेड मार्शल सेंट था। उसने नीले रंग के वस्त्र पहने थे और अपनी पीठ पर एक बड़ी कृपाण रखी थी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक महारंगियों चोटी का शिष्य हूं, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मेरा बेटा एक स्वर्गीय कृपाण मंडप का शिष्य भी है। मैं इस बार भी स्वर्गीय कृपाण मंडप जा रहा हूं। यात्रा लंबी है, चैट करने के लिए एक साथी उगाना अच्छा होगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो उनके हाव भाव ढीले हो गए। वो नवोजात से मुस्कुराया और कहा, मुझे आश्चर्य है, आपके बेटे का नाम क्या है? शायद मैं उसे जान सकता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गर्व की अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए कहा, मेरा बेटा गांव कार्यान्वयन है, जो एक गांग्यू पीक शिष्य है। वे पिछले साल परीक्षा उत्तीर्ण की थी और पहले से ही एक मुख्य शिष्य हैं।
मेरा कामकाज है कि उनकी खेती पहले ही मुझसे आगे निकल गई है। गांग्यू पीक, गांव वायर। अर्जुन देव के मन में हल्का सा झटका लगा। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, क्योंकि उन्होंने कहा, मैं गांव दायित्वों को जानता हूं, वो पहले से ही एक मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट का। मुझे आश्चर्य है कि अंकल उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अर्जुन देव को ये कहते हुए सुना कि वो गांव दायित्वों को जानता है, तो उन्होंने तुरंत एक हर्षित मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, तो आप मेरे बेटे के दोस्त हैं, छोटे भाई का नाम क्या है? ऐसा लगता है कि इस बव्वा की क्षमताएं पहले ही मुझसे आगे निकल गई हैं। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने उसे स्वर्गीय कृपाण मंडप में भेजने के लिए स्पिरिट स्टोन्स की एक बड़ी राशि खर्च की। ये सही है। मेरा बेटा अब क्या कर रहा है? वो पहले से ही लंबे समय से नहीं लाए हैं। उन्होंने कोई पत्र भी नहीं लिखा है। इस बार मैं डोंगमिंग प्रांत जा रहा हूं। संयोग से मैं स्वर्गीय कृपाण मंडप से गुजरा और एक नजर डालना चाहता था। अर्जुन देव का दिल कड़ा हो गया। वो नहीं जानता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। उसने गांव दायित्वों को अपने सामने मरते देखा था। हालांकि जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखी, तो उसे सच बोलने के लिए सहन नहीं कर सका। शायद ये वैसा ही था जैसा कि युन केक्शिन ने कहा था। आसमानी कृपाण मंडप में अब कोई सच्चा ब्लेड्समैन नहीं था। चाहे कितने भी कारण क्यों ना हो, उन्हें अपने शिष्यों को अपनी मौत के लिए लोकतंत्र नहीं देना चाहिए। स्वर्गीय कृपाण मंडप के पूरे ऊपरी सोपान के हृदयों में गुस्सा पहले ही खत्म हो चुका था। कुछ देर झिझकने के बाद अर्जुन देव ने कहा, मैं अर्जुन देव हूं। हालांकि अंकल, आपने व्यर्थ यात्रा की होगी। गांव व्यास 2 महीने पहले आनुभाविक प्रशिक्षण के लिए बाहर गए थे। वो शायद साल के अंत तक वापस नहीं आएंगे। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में निराशा का भाव चमक उठा। उन्होंने कहा, इस मामले में कोई बात नहीं। आसमानी कृपाण मंडप में प्रवेश करना आसान नहीं है। धन्यवाद छोटे भाई। अर्जुन देव ने बहुत मुश्किल से मुस्कान निचोड़ी। उन्होंने स्वाभाविक रूप रखने की पूरी कोशिश की और कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जल्दी देखो, वो क्या है? अचानक डेक पर कोई चिल्लाया। सभी ने जल्दी से बात करना बंद कर दिया और ऊपर देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल काली आकृति तेजी से 1000 मीटर दूर नदी पर व्यापारी जहाज की ओर आ रही है। अगले ही पल नदी की सतह में जोरदार उतार चढ़ाव आया। एक विशाल जलपोत उमड़ पड़ा। ये काला टूना वेल है, एक शीर्ष रैंक 6 स्पिरिट बीस्ट। ये एक अवर ग्रेड मार्शल किंग के बराबर है। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? हमने केवल इतनी कम दूरी की यात्रा की और हम पहले ही काले टूना वेल से मिल चुके हैं। हम समाप्त हो गए हैं। जब डेक पर मौजूद लोगों ने काले टूना वेल को पहचान लिया, तो वे तुरंत घबरा गए। जब अर्जुन देव ने काले टूना वेल को देखा, तो वो पहले तो दंग रह गए। फिर वो मुस्कुराया और कहा, ये वास्तव में भाग्य है। मैं इसे बार बार पूरा करने में सफल रहा। चूंकि इस बार आप यहाँ हैं, तो जाने के बारे में मत सोचो। छोटे भाई, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी मत करो। गांव व्यास के पिता चिल्लाए जब उन्होंने अर्जुन देव को डेक पर भागते देखा। आजकल के युवा वास्तव में कामयाब हैं। वे काले टूना वेल के साथ आमने सामने टकरने की हिम्मत भी करते हैं। जब भीड़ ने अर्जुन देव को हवा में उड़ते देखा, तो सभी ने उनका मजाक उड़ाया। हवा में खड़े अर्जुन देव के चेहरे पर शांत भाव थे। उन्होंने डेक पर मौजूद लोगों के मजाकिया शब्दों को इशारा किया। वे बिना किसी डर के 200 मीटर घने जलपोत को देखा। उनकी गति फिर से बढ़ गई। गड़गड़ाहट। क्षितिज से असीम बादल उमड़ पड़े। साफ आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। बादलों से दबी हुई आवाजें आ रही थीं। अर्जुन देव की वज्रपात की स्थिति लगातार बढ़ रही थी। कृपाण खींचो। जब उनकी आभा अपने चरम पर पहुंची, तो अर्जुन देव चिल्लाए। बिजली का एक चमकदार बोल्ट आकाश में फैल गया, जिससे बैंगनी पानी का टूना बन गया। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण खींची और उसी समय बिजली के बोल्ट के रूप में प्रकट हुए। जब वो हवा में था, तो उसके पास असीम आभा थी। सर्वोच्च गर्जना की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने कृपाण काट दी। अंधेरे आकाश में एक शानदार कृपाण की रोशनी चमकाई। शू ध्वनि के साथ कृपाण प्रकाश ने भयानक जलपोत को आधा काट दिया। भयानक जलपोत तुरंत तितर बितर हो गया और बारिश के पानी से भरे आकाश में बदल गया। बारिश का पानी डेक पर गिरा, जिससे डेक पर मौजूद काश्तकारों को भिगो दिया। जब नीचे के लोगों ने अर्जुन देव को अपनी कृपाण से पानी की टोटी को काटा देखा, तो वे बहुत देर तक अवाक रह गए। जिन लोगों ने कहा कि अर्जुन देव कामयाब थे, उनके चेहरे पर अस्वाभाविक भाव थे। गड़गड़ाहट की छोटी पूर्णता स्थिति। मुझे याद है कि वो अब कौन है। वे हेवनली सेबर पवेलियन के महारंग्युंग पीक के शिष्य हैं, जो महेंद्र रावल से ड्रोन तक लड़ाई लड़की। तो ये वो है। महारंग्युंग चोटी में इतना मजबूत शिष्य कब से प्रकट हुआ? मुझे केवल इतना याद है कि अतीत में एक मुरोंग चोंग था। हालांकि वो पहले ही महारंग्युंग चोटी छोड़ चुके हैं। इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? डेक पर किसी ने आखिरकार अर्जुन देव को पहचान लिया। वे सब हैरान थे। गांव व्यास के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इस व्यक्ति को अर्जुन देव कहा जाता है। वो मेरे बेटे का दोस्त है।
अर्जुन देव, मैंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। वो एक नया युवा विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हमारे शीह प्रांत का दूसरा मुरोंग चोंग ऊपर पुनरुत्थान वाला है। अर्जुन देव की आकृति हवा में चमक और पानी की सतह पर चढ़ने से उतरी। आधे महीने पहले जब अर्जुन देव को कमजोर जल टोटी का सामना करना पड़ा तो वो उसे चकनाचूर करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग कर सकते थे। अब जब वो एक मध्यम ग्रेड मार्शल सेंट का, तो उसके लिए अपनी कृपाण से वाटर स्पाउट को अलग करना अजीब नहीं था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट प्रसारित हुआ। अर्जुन देव ने पानी की सतह पर एक विशाल लहर को लात मारी जब उन्होंने दूरी में काले टूना वेल पर हमला किया। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी के ड्रैगन की तरह पानी की सतह पर उड़ रहा हो। हू ची। जब विशाल काला टूना वेल ने अर्जुन देव को तेजी से भागते हुए देखा तो वो गुस्से से पानी में दहाड़ा। अनगिनत पानी की तलवारें तुरंत पानी की सतह पर संघनित हो गईं और अर्जुन देव पर गोली चला दी। पानी की तलवारों में एक भयानक ऊर्जा थी। जैसे ही वे हवा में चले गए, वे जी ध्वनि दी। वे अविश्वसनीय रूप से तेज थे। अर्जुन देव ने चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया और पानी की सतह पर लगातार छलांग लगाई। जब उसने उस पर उड़ने वाली पानी की तलवारों का सामना किया तो उसने खुद को बचाने के लिए एक बैंगनी कृपाण क्यू भेजी। डैंग डैंग डैंग। कृपाण क्यू और बुक्सवर्ड जिसे काला टूना वेल ने भेजा था, वे तीव्रता से टकराईं और फट गईं। विस्फोट से आने वाली शॉक वेव्स के कारण पानी के खंभे पानी की सतह से ऊपर उठ गए। नदी का पानी हवा में भर गया। अर्जुन देव का शरीर शॉक वेव्स के माध्यम से फुर्ती से आगे बढ़ रहा था, पानी की परतों से गुजरते हुए जब वे काले टूना वेल पर वार किया था। पुसी। कृपाण की नुकीली नोक ने हेइतेंग के शरीर पर एक लंबा घाव काट डाला, जिससे खून फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। पानी की सतह पर काला टूना वेल आश्चर्यजनक रूप से तेज अर्जुन देव के खिलाफ कोई फायदा नहीं था। इसके पीड़ित होने के बाद इसने तुरंत पानी के तल में तैरने की कोशिश की। काला टूना हिरण एक विशाल जहाज के आकार का था। इतने विशाल शरीर के साथ ये पानी के तल में डूबना चाहता था। अर्जुन देव के पास इसे रोकने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। वो नीचे तक जाने से पहले केवल उस पर कुछ और खूनी घाव छोड़ सकता था। कृपाण पर बिजली काले टूना वेल के घावों के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि ये पानी के तल में डूब गया, फिर भी बिजली चड़की और टिमटिमा रही थी, जिससे पानी की सतह पर लहरें आ गईं। हू। अचानक अर्जुन देव के पैरों के नीचे एक विशाल भंवर उपस्थित हुआ जो उन्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन देव, जिसने पहले इसका अनुभव किया था, स्वाभाविक रूप से उसी चाल में नहीं उलझेंगे। बिजली से बचें। गड़गड़ाहट की स्थिति को समझने के बाद अर्जुन देव द्वारा लाइटनिंग इवेजन टेक्निक का उपयोग और भी कुशल हो गया। वो एक सांस में 100 मीटर के भीतर टेलीपोर्ट कर सकता था। बिजली का एक झटका चमका और अर्जुन देव का शरीर तुरंत 100 मीटर दूर उतरा, उस विशाल भंवर से बच गया। बैंग, धमाका, राज्य, राज्य। अचानक पानी की सतह पर 4 तेज आवाजें आईं जो अभी अभी शांत हुई थीं। अर्जुन देव के चारों ओर 200 मीटर से अधिक लंबी और 20 मीटर बढ़कर 4 जल स्रोत उपस्थित हुए। पानी के टोंटी पानी की सतह पर तेजी से पहुंचते हैं, जिससे आकाश बारिश से भर जाता है। उन्होंने एक चिमटा बनाया, जैसे ही वे जल्दी से अर्जुन देव पर बंद हो गए। हर बार जब जल टोंटी घूमती हैं तो वे स्पष्ट रूप से 10 मीटर बढ़ते हैं। जब वे एक दूसरे के करीब आने वाले थे तो वे पहले से ही बहुत भयानक थे। अर्जुन देव के जाने के लगभग सभी रास्ते चारों दिशाओं में बंद हो गए थे। अगर वो आसमान में उड़ गया तो भी काम नहीं चलता। अर्जुन देव ने लाइटनिंग इवेजन टेक्निक का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि चारों जल स्रोतों ने किसी प्रकार की बाधा बनाई थी। लाइटनिंग इवेजन टेक्निक, जो 100 मीटर के भीतर टेलीपोर्ट कर सकती थी, बेकार थी। चारों जल स्रोतों में से प्रत्येक में कई 10,000 जिन के बल थे। एक साथ जोड़ा जाए तो उनके पास 1 लाख जिन की भयानक सेना थी। स्थिति गंभीर थी, लेकिन अर्जुन देव शांत बने रहे। वे घबराए नहीं, क्योंकि उनके पास अभी भी 2 तुरुप के इक्के थे जो उन्हें इस स्थिति से सुरक्षित रूप से निकलने में मदद कर सकते थे। हालांकि उन्होंने इसका उपयोग करने की योजना नहीं बनाई, क्योंकि असली दुश्मन अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए अभी इसका उपयोग करने का समय नहीं आया था। 3 बहते हुए बादल चले। अर्जुन देव ने अपने बाएं हाथ से एक वृत्त बनाया और अपने दाहिने हाथ से बर्फ की तरह सफेद चंद्र छाया कृपाण को पकड़ लिया। वो हवा में नृत्य करता रहा, जिससे एक अस्पष्ट निशान बन गया। उसकी मानसिक स्थिति शांत थी और वो तुरंत पानी की तरह प्रचुर की स्थिति में प्रवेश कर गया। अचानक उसका आकार जल्दी से धुंधला हो गया। वो पानी की सतह पर ऐसे चलता रहा जैसे कोई छोटी सी धारा समुद्र में मिल जाती है। उसका पूरा शरीर पानी में बदल गया। धमाका। चारों ओर जलस्रोत एक साथ मिल गए और एक तेज आवाज निकाली। ब्लैक ड्रैगन नदी की पूरी सतह विस्फोटक रूप से उतार चढ़ाव करने लगी। कुछ दूरी पर व्यापारिक जहाज लहरों में बाएं दाएं हिल रहा था। डेक पर के लोग विशाल लहरों के बीच अपना संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सब खत्म हो गया है।
4 जल टोंटी में 1 लाख जिन का बल होता है। ये आदमी यहाँ गिरने वाला है। डेक पर मौजूद लोगों ने अर्जुन देव को पानी की टोंटी में निगल जाते हुए देखा और अफसोस के साथ कहा। विशाल जल टोंटी आकाश में उड़ गई। ये 500 मीटर से अधिक लंबा था। ये किसी भी जल टोंटी की तुलना में बहुत मजबूत था जो उन्होंने पहले देखा था। काले ट्यूना व्हेल ने इस तरह के एक मजबूत वाटर स्पाउट बनाने के लिए बहुत सारे सार का उपयोग किया था। हूची! जैसे ही सबको अर्जुन देव पर दया आई, एक आकृति बिना किसी चोट के पानी के टोंटी से बाहर कूद गई। ये कैसे हो सकता है? ये 1 लाख जिन की सेना है। यहां तक कि एक औसत दर्जे का ग्रेड मार्शल किंग को भी मांस के पेस्ट में कुचल दिया जाएगा। वो सिर्फ एक औसत ग्रेड मार्शल सेंट है। वो कैसे ठीक हो सकता है? डेक पर मौजूद लोगों ने कहा। वास्तव में अर्जुन देव 1 लाख जिन की सेना का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। यहां तक कि 25,000 जिन बल भी अर्जुन देव को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। दुर्भाग्य से ये बल मुट्ठी से नहीं था, इसके बजाय ये 4 जल टोंटी से था। अर्जुन देव के जल की तरह पूर्ति की स्थिति में प्रवेश करने के बाद वे जल में विलीन हो गए। ये जल टोंटी उसे कैसे घायल कर सकती है? आकाश में काले बादल और भी ज्यादा तीव्रता से मंथन कर रहे थे। कभी कभी बिजली के बोल्ट आकाश में तोड़ देते थे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना तीर की तरह पानी में चली गई। उसने तुरंत पानी के तल पर काला ट्यूना व्हेल को पाया। वो ठंड से मुस्कुराया और एक असीम आभा इकट्ठा होने लगी। गड़गड़ाहट। जब अर्जुन देव की आभा अपने चरम पर पहुंची तो आकाश में एक विशाल बिजली का भंवर दिखाई दिया। भंवर के चारों ओर लगातार असीम बिजली टिमटिमाती रही। इसने एक भयानक दृश्य बनाया। ये दुनिया के अंत की तरह था। इस समय अर्जुन देव का हृदय स्थिर जल की तरह शांत था। वो एक ऐसी चाल को आजमाने का इरादा रखता था जिसे उसने अतीत में केवल कल्पना की थी। वो दौड़ती हुई थंडर सेबर तकनीक की सभी चालों को मर्ज करना और एक नई हत्या चाल बनाना था। अतीत में जब सुहानी ने उन्हें बताया कि रशिंग थंडर सेबर तकनीक में अभी भी रशिंग थंडर थर्ड चेन चुन के बाद रशिंग थंडर थर्ड चेन चुन है, तो अर्जुन देव ने रशिंग थंडर थर्ड चेन चुन को समझने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, रशिंग थंडर सेबर तकनीक की आभा रशिंग थंडर सेकेंड चेन सिरों के बाद खत्म हो गई थी। रशिंग थंडर थर्ड चेन सिरों का पालन करना असंभव था। तभी से अर्जुन देव के मन में एक विचार आया, शायद सच्ची रशिंग थंडर थर्ड चेन ने रशिंग थंडर सेकेंड चेन का पालन नहीं किया। इसके बजाय ये एक पूरी तरह से नया कदम था। गड़गड़ाहट की स्थिति को समझने के बाद अर्जुन देव अपने विचारों के बारे में और भी ज्यादा निश्चित हो गए। तथा कथित रशिंग थंडर थर्ड चेन चतुर वास्तव में पिछली सभी कृपाण तकनीकों का एक साथ विलय था। जिस आभा को मूल रूप से संघनित करने के लिए 5 चालों की आवश्यकता थी, वो अचानक एक साथ जारी की गई थी। अचानक अर्जुन देव जोर से चिल्लाए। अचानक बिजली के युद्ध घोड़ों पर सवार अनगिनत सवार विशाल बिजली के भंवर से उड़ गए। ये 10,000 घोड़ों की तरह सर्प दौड़ रहा था, विशाल और असीम। 10,000 घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज आकाश में गूंज उठी। 1,000 सैनिकों की आवाज गड़गड़ाहट के साथ मिली हुई हो गई, जिससे अर्जुन देव की आभा एक बार फिर से उलट गई। ये था सच्चा रशिंग थंडर थर्ड चेन चलाया। रशिंग थंडर दहाड़ता है, 10,000 घोड़े सर पर दौड़ते हैं। अगले ही पल अर्जुन देव ने सेना का नेतृत्व किया और आकाश से पानी में उतर आए। एक धमाके के साथ एक विशाल और घने बैंगनी कृपाण क्युआई ने ब्लैक ड्रैगन नदी की चौड़ी सतह को आधे में विभाजित कर दिया। अर्जुन देव अचानक हवा में ही रुक गए। तेजी से उतरता उनका शरीर हवा में ही रुक गया। उनका साधारण चेहरा अतुलनीय रूप से गंभीर और कठोर था। विविध लूनर शैडो कृपाण ने तुरंत काले ट्यूना व्हेल की ओर इशारा किया, जिसने खुद को प्रकट कर लिया था। शुद्ध बिजली से बनी विशाल सेना तुरंत झपट पड़ी। बैंग, धमाका धमाका। काले ट्यूना व्हेल के पहाड़ जैसे शरीर से टकराने वाला हर सवार एक तेज धमाका करेगा, फिर वे हवा में तैरते हुए बैंगनी बिजली के धागों में बदल जाएंगे। विस्फोटों से तीव्र शॉक वेव दोनों तरफ की नदी को मिलने से रोक दिया। काले ट्यूना हिरण का शरीर नदी के तल पर पड़ा था, हिलने में असमर्थ था। 10,000 से ज्यादा विस्फोट हुए। पहाड़ जैसे काले ट्यूना व्हेल को तब तक उड़ाया गया जब तक कि वो घावों से ढक नहीं गई। हर जगह मांस और खून उड़ गया। लगातार हमलों के अंतर्गत उसके पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही सारे विस्फोट शांत हुए, अर्जुन देव ने अपनी कृपाण हवा में घुमाई। पानी पर तैरती असीम बिजली तुरंत कृपाण में घुस गई। बर्फ सफेद लूनर शैडो कृपाण ने एक तीव्र बैंगनी रोशनी दी जो बहुत अजीब लग रही थी। मर जाओ, अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी आकृति हवा में चमकी। वो काले ट्यूना व्हेल के पास पहुंचे और कोई गति नहीं खोई। लूनर शैडो सैबर ने काले ट्यूना व्हेल के शरीर में 3 मीटर लंबे छेद को आसानी से उड़ा दिया। हाथ के एक फैशल के साथ एक विशाल सेक्शन बल दिखाई दिया और ब्लैक ट्यूना व्हेल के पीक रैंक 6 स्पिरिट कोर को छेद से बाहर निकाल लिया। ब्लैक ट्यूना व्हेल को छेद से बाहर निकाल लिया। ब्लैक ड्रैगन नदी पर सभी व्यापारिक समूहों को प्रभावित करने वाली ब्लैक ट्यूना व्हेल ऐसे ही मर गई। जब अर्जुन देव ने देखा कि नदी के दोनों किनारे मिलने वाले हैं, तो उन्होंने नदी को धक्का दिया और नदी के बंद होने से पहले उड़ गए।
अर्जुन देव के हाथ में क्रिस्टलीय ब्लैक ट्यूना वेल स्पिरिट कोर ने एक कोमल प्रकाश दिया। इसमें घने पानी से जुड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये एक युद्ध ट्रॉफी थी जो बहादुरों की थी। मैं इस बात पर वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि ब्लैक ड्रैगन नदी में इतने सालों से घूमने वाली ब्लैक ट्यूना वेल को असल में एक युवक ने मार दिया। ये कई व्यापारिक जहाजों का नाइटमेयर है। वास्तव में ये विशेष रूप से पानी में है, यहाँ तक कि कुछ मार्शल किंग्स को भी इसे चलाने से रोकना मुश्किल होगा। ये युवा नदी के तल पर ब्लैक ट्यूना वेल को फंसाने के बारे में सोचने में सक्षम था। ये बहुत चौंकाने वाला है। महारांग्यूनी पीक के अर्जुन देव। जल्द ही ये नाम पूरे शीहे नदी में महारांग्यून पीक के मुरुंगचुंग के रूप में प्रसिद्ध होगा। उस समय मुरुंगचुंग भी अत्यंत जुड़े हुए थे। उन्होंने ग्रेट डेविल प्रेयरी के 10 महान डकैत समूहों को अकेले चुनौती दी और उन्हें तब तक मार डाला जब तक कि वो आतंक से त्रस्त नहीं हो गए। उस समय महारांग्यून पीक की प्रसिद्धि भी कुछ समय के लिए फैली हुई थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे अंत में महारांग्यून पीक क्यों छोड़ गए। वह अंतिम कदम पहले इस बात के अलावा कि इसकी आभा को इकट्ठा करने में लंबा समय लगता है, व्यावहारिक रूप से लगभग कोई भी मार्शल सेंट इसे तोड़ नहीं सकता है। हालांकि वो अभी भी युवा है। ये कदम अधिक से अधिक स्वीकार होना चाहिए। जब डेक पर मौजूद लोगों ने अर्जुन देव को काले ट्यूना व्हेल को मारते देखा तो वे सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि एक युवा प्रतिभा एक बार फिर से उठ खड़ी हुई है। आसमान में बादल धीरे धीरे बिखर गए और एक बार फिर सूरज की रोशनी दिखाई दी। ये अर्जुन देव के शरीर पर चमक रहा था, जिससे उन्हें सोने की एक धुंधली परत मिल गई थी। उनका लंबा आंकड़ा पानी पर धुंधला हो रहा था। नदी की हवा चलने पर अर्जुन देव के बाल और वस्त्र हवा में लहरें देने लगे। ये कुछ हद तक ईथर लग रहा था। हू ची। ठीक इसी समय दूर आकाश में एक असीम हत्या क्यू अचानक दिखाई दी। जिस क्षण क्यू की मार ने प्रकट हुआ, उसने आकाश को ढक लिया। ये बिल्कुल भी छुपाया नहीं गया था। ये तेज था और सभी दिशाओं में विकिरण था। ये एक बहती नदी की तरह था जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। हवा में भरी हुई हत्या क्यू के बीच यू मिंगशान एक बादल से प्रकट हुआ। उसने 100 मीटर लंबी कृपाण को देखा। एक कृपाण क्यू जिसमें असीम तीक्ष्णता थी अर्जुन देव की ओर उड़ी। कृपाण क्यू हवा में एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रही थी, जिससे एक भेदी ध्वनि निकल रही थी। हर जगह ये गुजरा, हवा और बादल बिखर गए। लहरें हवा में पानी की तरह फैल गईं। डेक पर किसी ने यू मिंगशान को पहचान लिया और कहा, ये तो यू मिंगशान है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? पानी के ऊपर अर्जुन देव ने काले ट्यूना व्हेल के स्पिरिट कोर को अपने यूनिवर्स रिंग में रखा। जब उसने अपने पीछे हत्या क्यू को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। वो मंद मंद मुस्कुराया। जिस व्यक्ति का मैं इंतजार कर रहा था वो आखिरकार प्रकट हो गया है। अर्जुन देव यू मिंगशान की उपस्थिति पर आश्चर्यचकित नहीं थे। वास्तव में ये उनकी उम्मीदों के भीतर था। अर्जुन देव ने काले ट्यूना व्हेल को इतने हाई प्रोफाइल तरीके से क्यों मारा, इसका एक बड़ा कारण इस व्यक्ति को लूटना था। वो जानता था कि दूसरा पक्ष बेहद सतर्क किसान है। यदि अर्जुन देव ने कोई उद्घाटन नहीं किया या बड़ी मात्रा में सार समाप्त नहीं किया तो दूसरा पक्ष कोई कदम नहीं उठाएगा। पूसी। पलक झपकते ही वो टखने और उफनती हुई कृपाण क्यू अर्जुन देव के सामने आ चुकी थी। नोवा स्कोटिया वुकुई। अर्जुन देव ने मुड़ा और चिल्लाया और उसने अपनी कृपाण घुमाई और एक दिव्य वुकुई पेड़ की शाखा कहीं से नहीं दिखाई दी। ये राजसी बैंगनी कृपाण क्यू के एक स्ट्रैंड में बदल गया और कृपाण क्यू से टकराया। गरगराहट। उसी समय जब उन्होंने कृपाण क्यू भेजी, अर्जुन देव ने अपनी गरगराहट की स्थिति को बाहर निकाला। गरगराहट लगातार गरजती रही। जब बैंगनी कृपाण क्यू बजी तो इसका विस्तार हुआ। पलक झपकते ही ये भी एक बढ़ती कृपाण क्यू में बदल गया। बूम! दोनों कृपाण क्यू हवा में भिड़ी और उन्होंने एक तीव्र विस्फोट किया। उन्होंने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया। पानी का एक खंभा पानी से आकाश में उड़ गया। यू मिंगशान आसमान से उतरा और पानी पर चढ़ने से उतरा। उसे लगा कि ये कुछ अजीब है। अर्जुन देव के पहले रनिंग थंडर रोर्स को बड़ी मात्रा में सार समाप्त कर देना चाहिए था। उसके पास उस हत्या की चाल को निपटने के लिए अतिरिक्त सार कैसे था, जिसे उसने इतनी सावधानी से तैयार किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस सब समय पीछे हट गया हो? अर्जुन देव ने घूरते हुए मिंगशान को सामने देखा। उसकी आंखों में एक शानदार रोशनी चमक रही थी। उसने उदास होकर कहा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा? तुम बहुत धैर्यवान हो। अब तक डेविल सवाना से करके मेरा पीछा कर रहे हो। यू मिंगशान ने ठंडे स्वर में कहा, किसी मृत व्यक्ति को इतने सारे सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यू मिंगशान के हाथ में कृपाण पानी की नीली रोशनी से टिमटिमा रही थी। क्यों उसके शरीर से निकल रही थी और उसके पैरों के नीचे पानी पर लहरें दिखाई दे रही थीं। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए।
मुझे मार डालो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज बच सकते हो? वू कुई क्यू में बदलाव जाता है। अर्जुन देव ने पानी की सतह को धक्का दिया और हवा में उड़ गया। उसने कृपाण की रोशनी देखी और प्राचीन दिव्य वूकुई पेड़ कहीं से नहीं दिखाई दिया। ये देदीप्यमान कृपाण क्यू के धागों में बदल गया और यू मिंगशान पर बारिश हुई। वूकुई ट्रांसफॉर्म्स टू क्यू में गरगराहट की स्थिति निहित थी। हर कृपाण की रोशनी हवा में मारने वाली बिजली के बोल्ट की तरह थी। वे आकाश में गरगराहट के साथ गूंज उठीं, जिससे एक अजीब रहस्यमयी घटना बन गई। यू मिंगशान की आंखों में एक अजीब सी नजर चमक जाई। वो जानता था कि वो इस बार एक जाल में फंस गया है। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से उसे बाहर निकाला था। हालांकि सैकड़ों लड़ाइयों के एक अनुभवी के रूप में वो जानता था कि वो इस समय मंच से डरने का जोखिम नहीं उठा सकता, अन्यथा उसकी गति कम हो जाएगी और वो वास्तव में यहाँ अपना जीवन खो सकता है। आकाश में नाचती बैंगनी कृपाण ऊर्जा को देखते हुए यू मिंगशान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पास काफी ट्रिक्स हैं। यू मिंगशान ने अपनी कृपाण लहराई और एक घुटती कृपाण क्यू धुलाई। बैंग बैंग बैंग। उस पर उड़ती हुई बैंगनी कृपाण क्यू तुरंत अराजक विद्युत धाराओं में बदल गईं। कृपाण क्यू की गुणवत्ता की तुलना करते समय अर्जुन देव, जो केवल एक मध्यम ग्रेड मार्शल संत थे, यू मिंगशान की तुलना में बहुत कमजोर थे, जो कि एक अवर ग्रेड मार्शल किंग थे। यहां तक कि जब उन्होंने गरगराहट की स्थिति का उपयोग किया, तब भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। ये देखकर के वूकुई ट्रांसफॉर्म्स टू क्यू का ज्यादा फायदा नहीं हुआ, अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से अपना हाथ वापस ले लिया। उसने चिल्लाया और हवा में सभी बैंगनी कृपाण क्यू चंद्र छाया कृपाण में लौट आईं। कृपाण ने एक चमकदार बैंगनी चमक दी। आकाश में दबी हुई गरगराहट गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनोखी गरगराहट पक रही हो। अगले ही क्षण कृपाण की रोशनी इतनी चकाचौंध हो गई कि किसी की आंखों में चोट लग सकती थी। फिर इसे श्वाध्वनि के साथ जारी किया गया। क्यू ने वूकुई को तोड़ दिया। आकाश में जो अनोखी गरगराहट चल रही थी, उसी समय गूंजी। गरगराहट की तेज आवाज से पानी की सतह पर एक बड़ी लहर बन गई। पूसी। बैंगनी कृपाण क्यू का एक स्ट्रैंड विशाल लहर को छेद कर तेजी से यू मिंगशान पर उड़ गया। कृपाण की चमक वापस ले ली गई थी। ये बहुत सरल लग रहा था। यू मिंगशान तिरस्कार में मुस्कुराया और करिश्मा से कृपाण क्यू का एक स्ट्रैंड सेंड किया। वो मुस्कुराया और कहा, तुम खुद को ज्यादा आकड़ते हो। तुम सिर्फ एक अवर ग्रेड मार्शल संत हो। अप्रत्याशित रूप से तुम कृपाण क्यू में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। एक मार्शल किंग और एक मार्शल संत के कृपाण क्यूई के बीच फैलाव अंतर था। एक मार्शल संत केवल कृपाण क्यूई को ही भेज सकता था। कृपाण क्यूई के घनत्व के संदर्भ में एक मार्शल किंग और एक मार्शल किंग के बीच अंतर की एक दुनिया थी। वह ला ध्वनि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यू मिंगशान डर से पीला पड़ गया। कृपाण क्यूई जो उसने देखा था, वो अर्जुन देव की बैंगनी कृपाण क्यूई से आसानी से चकनाचूर हो गई थी। ये बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता था। यू मिंगशान ने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने चारों ओर एक सार अवरोध बनाया और जल्दी से चकमा दे दिया। हालांकि जब तक वो हिलना चाहता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंगनी कृपाण क्यूई का वो किनारा बहुत सरल लग रहा था, हालांकि ये बहुत तेज था। ये उसके सार अवरोध को छेद दिया और उसके दाहिने हाथ पर एक खूनी घाव छोड़ दिया। यदि उसने पहले से युआन क्यूई बैरियर नहीं लगाया होता, तो उसका दाहिना हाथ कट सकता था। जैसे ही विशाल लहर नीचे गिरी, अर्जुन देव की आकृति हवा में उड़ गई। उसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी, जो 9 स्वर्गों की ओर दौड़ रही थी। यू मिंगशान की अभिव्यक्ति उदास हो गई। उसके हाथ में कृपाण की पानी की नीली रोशनी लगातार इकट्ठा हो रही थी। उन्होंने अवसाद से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो जिसके पास एक राज्य है? भाड़ में जाओ। एक विस्फोटक चिल्लाहट थी और पानी की सतह पर पैंग पैंग की आवाज आई। पानी के 18 खंबे बाहर निकले और एक साथ विलीन हो गए, जिससे एक तेज नीली कृपाण बन गई। श्वाध्वनि के साथ ये कृपाण में विलीन हो गया। कृपाण क्यूई जो एक झरने की तरह थी, अर्जुन देव पर उगल दी गई। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा कि जल की कितनी मजबूत अवस्था है। ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने इस पर विचार किया था जब उसने पानी में एक कदम उठाने का फैसला किया था। पानी की स्थिति की ताकत पानी की सतह पर और भी जलनी होगी। हालांकि ये स्पष्ट था कि दूसरी पार्टी का राज्य अर्जुन देव की तरह मजबूत नहीं था। पानी की स्थिति को केवल प्रारंभिक स्तर पर ही माना जा सकता था। यदि ये तथ्य नहीं था कि उनकी साधना अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक थी, तो उनके लिए इतनी शक्ति होना असंभव था। रोमिंग ड्रैगन के 9 बदलाव। पानी की सतह पर 9 ठंडी हवाएं चली। जैसे ही अर्जुन देव ने रोमिंग ड्रैगन के 9 घुमाव को अंजाम दिया, उन्होंने तुरंत साफ हवा छाप को अंजाम दिया। उसका आकार टिमटिमा गया। असली को नकली से अलग करना मुश्किल था। उसने तुरंत झरने जैसी कृपाण क्यूई से चकमा दे दिया और सफलतापूर्वक यू मिंगशान के पास पहुंच गया। तुरंत
हत्या क्यों गायब हो गई। पानी की सतह पर केवल 6 हल्की हवाएं थीं। यू मिंगशान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उन्हें किसी और की तुलना में साफ हवा चुनने की ताकत की गहरी समझ थी। यू मिंगशान पानी की सतह पर गिरा और उसके चारों ओर 10 मीटर ऊंची पानी की पर्दा उठ गई। पानी की स्क्रीन सभी फ्लेक्स में फैल हुई। जैसे ही अर्जुन देव की आकृति पानी के पर्दे से गुजरी, अन्य 8 क्लोन पानी के पर्दे में निहित अजीब ऊर्जा से नष्ट हो गए। ये पता चला कि यू मिंगशान ने अर्जुन देव की हवा की स्थिति को नष्ट करने के लिए अपनी मजबूत जल अवस्था का उपयोग किया था। मजबूत क्लियर हवा चौहान नष्ट हो गया। जब यू मिंगशान ने अर्जुन देव के असली शरीर को देखा तो वे एक प्यास मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, क्लियर विंड चौहान के बिना आइए देखते हैं कि आप करीबी लड़ाई में कैसे लड़ने जा रहे हैं। एक मार्शल किंग की तुलना में मार्शल संत से की जाए तो सबसे बड़ा फायदा गति थी। यहां तक कि एक पीक मार्शल संत की गति ध्वनि की गति के करीब थी। इसके अलावा उनके पास उड़ने की मार्शल तकनीक नहीं थी और वे उड़ नहीं सकते थे। हालांकि एक मार्शल किंग अलग था। वे न केवल ध्वनि की गति को तोड़ सकते थे बल्कि वे आसानी से उड़ भी सकते थे। एक पीक मार्शल किंग अपने एक आकस्मिक कदम से ध्वनि की गति तक पहुंच सकता था। गति के मामले में एक मार्शल संत और एक मार्शल किंग की तुलना नहीं की जा सकती थी। करीबी मुकाबले में वे कुछ चालों में लड़ाई को खत्म कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक मार्शल संत एक मार्शल किंग को छू भी नहीं सकता था। इसीलिए यू मिंगशान ने यह कहा, ची ची। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को अपनी सीमा तक घुमाया। हवा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उसके शरीर ने एक भेदक ध्वनि बूम बनाया। उसने एक कृपाण प्रकाश भेजा जिससे यू मिंगशान पर फीड की एक स्वयंसेवी धारा कुंभ पड़ी। एक बैंगनी बिजली हवा में फैल गई। ये एक बिजली के जाल की तरह थी। यू मिंगशान के चेहरे पर आराम था। उसका शरीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो ठंडी हवा में विलीन हो गया हो। उसने कोई आवाज नहीं की और आसानी से अर्जुन देव की फीड को चकमा दे दिया। उनमें से एक चला गया और दूसरा स्थिर रहा। अर्जुन देव की आभा इंद्रधनुष की तरह थी और उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी। हालांकि उनकी गति हमेशा धीमी थी। वे अर्जुन देव के शरीर को बढ़ाने में असमर्थ थे। कभी कभी अर्जुन देव तकनीक पर भरोसा करते थे। जब कृपाण यू मिंगशान के करीब पहुंचती तो वे आसानी से उसकी कृपाण से टूट जाती। धीरे धीरे यू मिंगशान ने लड़ाई की लय को पकड़ लिया। अर्जुन देव कई बार पीछे हटना चाहते थे लेकिन उन्हें अपने विरोधियों के भूतिया आकृति से रोक दिया गया। वे चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते थे। केवल इसी समय यू मिंगशान ने राहत की सांस ली। मुझे बस लय को नियंत्रित करना है। मैं पहले धीरे धीरे उसे पीस लूंगा। जब उसकी आभा चट्टान के तले पर पहुंचेगी तो मैं बिजली की गति से हड़ला करूंगा और भविष्य की किसी भी समस्या को दूर करते हुए उसे पूरी तरह से हरा दूंगा। यू मिंगशान ने अर्जुन देव के हमले को फिर से चकमा दिया। उन्होंने कहा, हार मान लो और समर्पण कर दो। मैं तुम्हें शीघ्र मृत्यु दूंगा। शायद तुम ये नहीं जानते हो कि एक मार्शल संत और एक मार्शल किंग के बीच सबसे बड़ा अंतर गति में अंतर है। ये एक अलौकिक अंतर है। जब तक कि तुम हवा से जिम्मेदार कल्टीवेटर नहीं हो, दुर्भाग्य से तुम नहीं हो। हा। ये पहली बार नहीं था कि यू मिंगशान युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों पर हमला करने के लिए शब्दों का उपयोग करता था। ये खास तौर पर तब था जब उनका प्रतिद्वंदी सबसे निचले स्तर पर था। कमजोर इच्छा वाले किसान पर हमला करने के लिए शब्दों का उपयोग करके उन्हें पागल किया जा सकता है, जिससे एक बड़ा ओपनिंग खुल जाता है। इससे वे बहुत मेहनत बचा सकते हैं। दूसरों से लड़ने का समय हमेशा पीछे हटना था। ये यू मिंगशान का नियम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुनिया में हमेशा कुछ अप्रत्याशित चीजें होती थीं। इसीलिए अगर वे कुछ ऊर्जा बचा सकते थे तो वे करते। जैसे ही वे बोल रहे थे, यू मिंगशान ने अर्जुन देव का एक छोटा ओपनिंग पकड़ लिया। वे आकृति तेजी से चमके और उनकी कृपाण ने अर्जुन देव की छाती पर एक छोटा घाव काट दिया। वे मंद मुस्कुराए। यही अंतर है। मैं तुम पर आसानी से हमला कर सकता हूं लेकिन तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। जैसे ही यू मिंगशान ने बोलना समाप्त किया, उसके हाथ में कृपाण एक अजीब कोण से छेद की गई जिसका लक्ष्य यू मिंगशान की छाती पर था। यू मिंगशान चौंक गए और वे एक महत्वपूर्ण बिंदु से बचते हुए तेजी से पीछे की ओर चकमा खा गए। ये कृपाण उनके सार अवरोध को छेद दिया और केवल एक छोटा घाव बचे। यू मिंगशान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मुझे बहुत सफल नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बच्चा मुझसे धीमा है लेकिन वे केवल थोड़ा ही धीमा है। उसके बाद यू मिंगशान और भी सतर्क हो गया। कभी कभी वो अर्जुन देव के शरीर पर घाव छोड़ देते थे। जहां तक अर्जुन देव की बात है तो उन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली लेकिन उन पर हमला नहीं कर सके। पानी के ऊपर वे दोनों तेजी से चले गए। कृपाण की रोशनी सभी दिशाओं में फैल गई जिससे पानी के खंभे आसमान में उठ गए। ये धार आधे घंटे तक चलता रहा। यू मिंगशान की चौड़ी चमक, जो ये समय है, इसे खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी गड़गड़ाहट की स्थिति पहले की तुलना में कम से कम आधी मजबूत है। मारो, वाटर ड्रैगन फट गया। यू मिंगशान जोर से चिल्लाया और उसके पीछे पानी की सतह पर सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवार दिखाई दी।
लहरें आ और विशाल व्यापारिक जहाज बाएं और दाएं हिलता रहा। ये बहुत छोटा लग रहा था, जैसे कि ये किसी भी क्षण पलट कर सकता है। पानी की भयानक दीवार अचानक तेजी से घूमती है, जिससे एक विशाल गरजने वाला जल ड्रैगन बन जाता है। इस समय यूमिंग शान की पानी की स्थिति की ताकत सीमा तक बढ़ा दी गई थी। एक पल में इसने अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की स्थिति को तितर-बितर कर दिया। आकाश में काले बादल बिखर गए और सूरज की रोशनी एक बार फिर से चमकी, जो यूमिंग शान के चेहरे पर चमकी। उसने एक बेहद क्रूर मुस्कान दिखाई। ड्रैगन ने ध्वनि की गति से भी तेज गति से चलते हुए अपना सिर हिलाया। ये हवा की आवाज में विलीन हो गया और हवा में एक निराकार शॉक वेव छोड़ गया। इससे पहले कि ये अर्जुन देव के करीब पहुंचे, विशाल शॉक की लहर ने अर्जुन देव को वापस लौटा दी। बैंग! श्वां की आवाज के साथ जल ड्रैगन ने अर्जुन देव को पकड़ लिया, जो पानी पर गिर रहा था। ये उससे टकराया और विशाल बल ने पानी पर एक विशाल भंवर बना लिया। एक जोरदार बूम हुआ और अर्जुन देव का शरीर पानी के तल में डूब गया। ये अज्ञात था कि वो मर गया था या जीवित था। ब्लैक ड्रैगन नदी में लहरें उफनती थीं। व्यापारिक जहाज धीरे धीरे नियति से पहले लंबे समय तक ऊपर नीचे होता रहा। ये खत्म हो गया है। गड़गड़ाहट की स्थिति बिगड़ गई है। अर्जुन देव ने यूमिंग शान की फुल पावर्ड स्ट्राइक का सामना किया। अगर वो नहीं मरता है तो भी वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो वर्तमान में पानी के ऊपर है। पानी ड्रैगन बर्स्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। ये एक मध्यम ग्रेड मार्शल सेंट की ताकत के बराबर है। कितना अनजान है, महारंग युन पीक ने आखिरकार एक प्रतिभा पैदा की। इससे पहले कि वो उठ पाता, उसे यूमिंग शान ने मार डाला। अदरक जितना पुराना होगा, कनेक्ट हाई पास्ता होगा। कौन जानता है कि यूमिंग शान अर्जुन देव को क्यों मारना चाहता था? ऐसा लगता है कि उन्हें कोई शिकायत नहीं है। डेक पर कई काश्तकारों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उन्हें लगा कि अर्जुन देव के इस बार बचने का कोई मौका नहीं है। साफ पानी पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। शांत ब्लैक ड्रैगन नदी जगमगा रही थी। ये बहुत सुंदर था। यूमिंग शान पानी पर खड़ा था और पानी के नीचे की स्थिति को स्कैन करते हुए अपनी धारणा को बढ़ाया। हालांकि काफी देर तक देखने के बाद भी वो अर्जुन देव की आभा को महसूस नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि वो तुरंत मर गया। उसके शरीर को पानी के ड्रैगन ने उड़ा दिया और बिना किसी पूरी लाश के मर गया। ये मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि सॉन्ग क्यू को इसे कैसे समझाएं। यूमिंग शान ने थोड़ी भौहें सिकोड़ लीं और अपना सिर हिलाया। वो मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। बस इसी समय उज्जवल और सुंदर आकाश से काले बादलों की परतें अचानक बह गईं। पलक झपकते ही आकाश अचानक अंधेरा और उदास हो गया और एक बार फिर से अनंत गड़गड़ाहट सुनाई दी। यूमिंग शान अपने ट्रैक पर रुक गया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई, क्योंकि वो कहा, यह ऐसा कैसे हो गया? धमाका! पानी की सतह पर छींटे पड़ रहे थे। अर्जुन देव ने सकुशल छलांग लगाई। उसके हाथ में कृपाण बिजली की रोशनी से टिमटिमा रही थी। इसने क्यू की मारने का कार्य किया, जिससे यूमिंग शान की चेतावनी की। यूमिंग शान ने अविश्वास में कहा, क्यों? मेरे चरम हमले ने तुम्हें बिल्कुल भी घायल नहीं किया। यह सिर्फ एक सिद्ध खजाना था। अर्जुन देव अपने दिल में मंद मंद मुस्कुराया। बेशक वो यूमिंग शान को इसके बारे में नहीं बताएगा, वो बस उसे अध्ययन लगाने देगा। यूमिंग शान की तेज आंखों ने अर्जुन देव की छाती पर येट पेंडेंट देखा। वो अचानक समझ गया और कहा, तो ये एक सिद्ध खजाना है। हालांकि इस प्रकार के सिद्ध खजानों के सीमित संख्या में उपयोग होते हैं। चूंकि तुम्हारी गति मेरी बाकी तेज नहीं है, इसलिए मैं हार जाऊंगा। अर्जुन देव ने उपहास किया, क्या ऐसा है? विंड वॉक शूज सक्रिय करें। जैसे ही विंड वॉक शूज सक्रिय हुए, अर्जुन देव की आकृति पानी की सतह पर चमकी। बिजली की गति से यूमिंग शान के सामने स्वयंसेवक समय कोई आवाज नहीं थी। एक बैंगनी कृपाण की रोशनी चमकी और आकाश में गड़गड़ाहट हुई। अर्जुन देव की स्थिति और चाल पूरी तरह से विलीन हो गई, जिससे यूमिंग शान चौंक गया। जल्दी में यूमिंग शान ने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से अपने सामने रखा, लेकिन क्योंकि वो गार्ड से पकड़ा गया था, उसे 5 से 6 मीटर पीछे गिरा दिया गया। क्या तेज गति है! उसने एक पल में ध्वनि की गति को कैसे तोड़ दिया? उसकी गति मेरी गति के बराबर है। यूमिंग शान ने पानी पर कदम रखा, जिससे छींटे पड़े। आखिरकार वो वापस जाना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने दिल में चौंक गया था। वो कोई धरती को हिलाता है। इतनी मेहनत करने के बाद अर्जुन देव ने यूमिंग शान की ताकत का पता लगा लिया था। प्रतिकार करने का समय आ गया था। अर्जुन देव चिल्लाए और उनकी कृपाण पर एक भीषण बिजली की रोशनी जली। प्राचीन दिव्य वुकुई वृक्ष पानी की सतह पर प्रकट हुआ। थोड़ी देर बाद ये कई 100 मीटर बिजली के पेड़ में बदल गया, जो यूमिंग शान पर दबाव मुजफ्फरपुर रहा था।
ये वुकुई कृपाण तकनीक की हत्या चाल थी, एब्सोल्यूट किल की चौथी चाल। जब वो अपनी चाल चलती थी तो वो अपने प्रतिद्वंदियों को फांसी स्थिति में डाल सकती थी। यूमिंग शान की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। विशाल दिव्य वुकुई पेड़ ने उसे एक भयानक दबाव दिया। उसने अपने सार को लगातार प्रसारित किया और उसके पीछे 18 पानी की इमेजिंग मोटा गई। पानी की संरचनाएं इकट्ठी हुईं और एक तेज कृपाण बन गई। ये एक झरने की तरह था, जैसे कि ये आगे बढ़ रहा था। बैंग! जैसे ही वे संपर्क में आए, दिव्य वुकुई पेड़ ने यूमिंग शान के झरना कृपाण क्यू को चकनाचूर कर दिया। उनके राज्यों की समझ पूरी तरह से अलग लेवल पर थी। अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की अवस्था पहले ही छोटी पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनके द्वारा किए गए हर कदम को उनके राज्य में शामिल किया जा सकता था। जहां तक यूमिंग शान का सवाल है, उसने अभी शुरुआत ही की थी। वह केवल अपने राज्य का उपयोग अपनी मार्शल तकनीकों की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते था। एक बार जब अर्जुन देव ने एक पीक मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया तो उनके सार की क्वालिटी यूमिंग शान के बराबर होगी। उनके राज्य के साथ उनकी मार्शल तकनीक अब काफी नहीं होगी। दिव्य वुकुई पेड़ ने यूमिंग शान के शरीर पर बूम मारा। यह उसकी सार ढाल को तोड़कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। यह एक निडर ऊर्जा में बदल गया जो उसके मेरिडियन के माध्यम से उग्र हो गया। यूमिंग शान ने एक बड़े कौर में खून की उल्टी की और अपने शरीर में अराजक सार को दबा दिया। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था क्योंकि उसने कहा, लानत है, भले ही इस अलीगढ़ को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डबल ड्रैगन फट! एक भयंकर गर्जना हुई और पानी की सतह पर पानी की एक भयानक दीवार दिखाई दी। यह 2 विशाल जल ड्रैगन में बदल गया और अर्जुन देव पर उड़ गया। अर्जुन देव के भाव शांत थे, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं थे। अगर उनके प्रतिद्वंद्वियों ने शुरू से ही इस चाल का इस्तेमाल किया होता तो अर्जुन देव इसे ब्लॉक नहीं कर समझते। दुर्भाग्य से उनके प्रतिद्वंद्वी बहुत सतर्क थे। एक किसान के दिल में क्यूई पहले ही गायब हो चुका था। उसके पास अब कोई तीखापन नहीं था। वह केवल इस बारे में सोचने वाला था कि पूर्ण जीत कैसे प्राप्त की जाए। उसने थोड़ी सी भी चोट लगने की हिम्मत नहीं की। अब जबकि अर्जुन देव ने इस अवसर को गवा दिया था और गंभीर रूप से घायल होने के दौरान इस चाल को अंजाम दिया था, तो इसकी ताकत कम से कम आधी हो जाएगी। भले ही उसके पास गुप्त खजाना ना हो, डरने की कोई बात नहीं थी। अर्जुन देव चिल्लाए और अर्जुन देव के पैरों के नीचे पानी की सतह पर बैंगनी रंग की रोशनी प्रसारित होने लगी। थोड़ी देर बाद इसने एक अजीब फूल की कली बनाई जो अर्जुन देव के चारों ओर लपेट गई। बैंग! धमाका! 2 पानी के ड्रैगन बैंगनी फूल की कली से टकराए और 2 तेज आवाजें गूंजीं। लहरें, आंधी और झटके फैल गईं। आसपास अनगिनत मीटर लंबा पानी का अवरोध दिखाई दिया। जब पानी की बाधा वापस गिर गई और नदी की सतह शांत हो गई तो बैंगनी फूल की कली पहले की तरह अच्छी थी। नुकसान के कोई संकेत नहीं थे। वुकुई खिलना! अर्जुन देव फूल की कली के भीतर से चिल्लाए। पंखुड़ियां अचानक खिल गईं, बहुत सुंदर लग रही थीं। फिर अर्जुन देव मूर्तियों से बाहर कूद पड़े। तुरंत धर्मशाला हवा में भर गई। वुकुई फूल हवा में खिल गए। जैसे ही पंखुड़ियां फड़फड़ाती थीं, अर्जुन देव अनगिनत धर्मशाला से गुजरे और जल्दी से यूमिंग शान के सामने पहुंच गए। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से वार किया। यह इतनी तेज थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। देवताओं ने हवा भर दी। यह कृपाण हड़ताल बहुत सुंदर थी। रंबल! यूमिंग शान का शरीर इस कृपाण हड़ताल से वापस खटखटाया गया। वे पानी की सतह पर एक लंबा निशान बचे। हवा में भरे बैंगनी फूल जल्दी से यूमिंग शान का पीछा करने लगे। हवा में एक बवंडर बन गया और सभी पंखुड़ियां वापस एक अजीब वुकुई फूल में विलीन हो गया। वुकुई फूल अर्जुन देव के घाव से उठकर बहकर गया और जल्दी से यूमिंग शान के शरीर में प्रवेश कर गया। अर्जुन देव अपने मूल स्थान से नहीं हिले। उन्होंने अपनी कृपाण सीधी की और कृपाण के नीचे से टिप की ओर धीरे धीरे जाने के लिए अपने बाएं हाथ पर 2 अंगुलियां चलाईं और वे धीरे से चिल्लाए, वो कोई स्वर्ग को समर्थन दे रहा है। यूमिंग शान की छाती से वो कोई पेड़ का तना कहीं से भी उगाया जब वह खड़ी होने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे अर्जुन देव की मिश्रित हिली मोटी हुई, पेड़ का तना बड़ा और बड़ा होता गया। वह एक दर्शक डार से बढ़ा। थोड़ी देर बाद पेड़ के तने से अनगिनत शाखाएं उगाईं, फिर पुष्प से अनगिनत शाखाएं निकलीं। कई बैंगनी वुकुई फूल खिल गए। पलक झपकते ही पेड़ के तने के सामने थोड़ी देर से एक विशाल पेड़ बन गया था। यह 200 मीटर से ज्यादा लंबा था और इसकी कई शाखाएं थीं। हर जगह फूल खिले हुए थे। यह वुकुई फूल की ट्रू गहराई थी। इसने दुश्मन के शरीर में ऊर्जा का संचार किया। शुरुआत में इसमें ज्यादा शक्ति नहीं थी, हालांकि अगला कदम वुकुई सपोर्टिंग द हेवेंस फट जाएगा।
अगर आप मार्शल किंग भी होते तो इस चाल में आप अपनी सारी लड़ाई की शक्ति खो देते। पानी की सतह पर यू मिंगशान ने डर के मारे अपनी छाती के सामने पेड़ को देखा। उसे लगा कि पेड़ की सारी जड़ें उसके शरीर में घुस चुकी हैं और उसके आंतरिक अंगों को मजबूती से पकड़ रही हैं। उसके आंतरिक अंग घायल हो गए थे। कम से कम 1 साल के समय के बिना वह ठीक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यू मिंगशान को अपने पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। हर सेकंड उसे अगणित बिजली सता रही थी। लेकिन वुकुई सपोर्टिंग द हेवेंस ने बहुत सारा एसेंस खत्म कर दिया। अर्जुन देव इसे ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख सकते थे। जब वुकुई पेड़ पूरी तरह से गायब हो गया तो यू मिंगशान पहले ही आधा मर चुका था। उसका पीला चेहरा दर्द से भरा हुआ था जब उसने अर्जुन देव को धीरे धीरे चलते हुए देखा। यू मिंगशान इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पानी की सतह से धक्का दिया और उसका शरीर लड़खड़ाते हुए ऊपर उड़ गया। अर्जुन देव ने हवा में दुखी यू मिंगशान को देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने यूनिवर्स रिंग से सोल स्लेयर बो निकाला और तीर नहीं लगाया। इसके बजाय उन्होंने धनुष की डोरी खींची। धमाका! धनुष की डोरी की आवाज आई और यू मिंगशान का शरीर एक धमाके के साथ पानी में गिर गया और पूरी तरह से पानी में डूब गया। महान यू मिंगशान को असल में एक जवान लड़के ने तब तक मारा जब तक वह धनुष की टंकार से चौंकने वाले पक्षी की तरह ना हो जाए। कितने अफसोस की बात है। डेक पर किसी ने धीरे से आह भरी। पहले उसने शैतान जानवर को मारा, फिर उसने मार्शल किंग को हराया। इस महारांग युन पीक का अर्जुन देव सच में बहुत डरावना है। मुझे शुरू में लगा था कि उसे उठने में कुछ समय लगेगा। ऐसा लगता है कि वह पहले ही उठ चुका है। पुरानी पीढ़ी के एक्सपर्ट अब उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुरोंग चंग के बराबर है। सिर्फ ये जीनियस ही ऊंचे कल्टीवेशन लोग से किसी से लड़ सकते हैं। नानलिंग प्रांत में ऋतुराज लांबा और महेंद्र रावल हैं। डोमिंग प्रांत में हुआ युनकोंग, द्वानमू महारांग और मजबूत चमन चौधरी हैं। हमारे शीहे प्रांत में आखिरकार एक और व्यक्ति है जो इन जीनियस लोगों की बराबरी कर सकता है। ये सभी टॉप नॉच जीनियस हैं। किसी भी पिछली पीढ़ी में उनकी उपलब्धियां असीमित होतीं। हालांकि उनमें से इतने सारे एक साथ सामने आए हैं, भविष्य में निश्चित रूप से एक भयंकर लड़ाई होगी। रॉयल कोर्ट के एक्सपर्ट्स को मत भूलना। रॉयल कोर्ट के लोग सभी जीनियस हैं। इसके अलावा डेविल जीनियस प्रिंसेस यिंग यू भी हैं। अगर हम उन सभी को गिने तो हमारे ग्रेट महारान नेशन की युवा पीढ़ी में बहुत सारे जीनियस हैं। इतने सारे जीनियस लोगों के साथ मैं सोच रहा हूं कि आखिर में सबसे ज्यादा लक किसे मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये रॉयल कोर्ट की प्रिंसेस यिंग यू को मिलेगा। उसने अपनी ताकत से सबको दबा दिया। मैं सोच रहा हूं कि भविष्य में क्या होगा। हम राजकुमारी यिंग यू को नहीं भूल सकते। उसकी उम्र सीमित है। वो देर सबेर अपनी किस्मत खो देगी। मुझे याद है कि एक बार डोंगमिंग प्रांत में एक व्यक्ति था जिसने डोंगमिंग प्रांत के कई जीनियस लोगों को हराया था। उसने अमीर खानदानों को चुनौती देने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च किया था। इतनी हिम्मत के साथ वो जरूर एक बहुत बड़ा जीनियस होगा। हाँ, सही कहा। अब अमीर खानदानों ने इस आदमी के लिए इनाम दोगुना कर दिया है। कुल मिलाकर इनाम 10,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह आदमी बिना किसी निशान के गायब हो गया है और फिर कभी नहीं दिखा। मिंगशान को हराते देखा तो सबने आ भरी। ये लड़ाई उतार चढ़ाव से भरी थी। ये बहुत रोमांचक थी। इसे देखना बहुत अच्छा लगा। अर्जुन देव हमेशा सबको सरप्राइज कर देते थे। जब सबको लगता था कि वो बेकार की सिचुएशन में है तो वे सिचुएशन को पलट देते थे और अपने अपोनेंट को हरा देते थे। पानी के ऊपर काले बादल छट गए और सूरज की रोशनी एक बार फिर चमक उठी। अर्जुन देव पानी पर खड़े हो गए और उनकी स्पिरिचुअल सेंस पानी में तीर की तरह घुस गई, यू मिंगशान की मूर्ति को ढूंढते हुए। नदी में अजीब मछलियां थीं। यू मिंगशान की अभी की हालत को देखते हुए वो शायद इन आदमखोर मछलियों को रोक नहीं पाएगा। अर्जुन देव नहीं चाहते थे कि यू मिंगशान ऐसे ही मर जाए। अर्जुन देव ने पहले तीर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं यू मिंगशान की गोली मारकर हत्या न कर दी जाए। उसके बाद वो उससे कुछ नहीं निकलवा पाएंगे। गहरे पानी के नीचे यू मिंगशान ने अपने घायल शरीर को घसीटा और तेजी से पानी में तैरने लगा। अजीब लहरें चारों तरफ फैल गईं, जिससे उस पर हमला करने वाली अजीब मछलियां पीछे हट गईं। अर्जुन देव हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं भूल गया, यह आदमी पानी से जुड़ा हुआ खेती करने वाला है। नदी में जिंदा रहने की उसकी काबिलियत एक आम खेती करने वाले से कहीं ज्यादा है। मिंगशान की जिंदा रहने की इतनी ज्यादा इच्छा देखकर हैरानी नहीं हुई। इस तरह का इंसान कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोचता है। अच्छे से कहें तो वो सावधान था, साफ साफ कहें तो वो जिंदगी का लालची और मौत से डरता था। उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक साधक का रास्ता खतरों से भरा होता है। ये तो सबसे पहले अपनी जान से लड़ना था। अगर किसी में बहुत हिम्मत ना हो और दिल की तेजी कम ना हो तो वो मुश्किलों के बाद मुश्किलों का सामना कैसे कर सकता है।
अगर कोई हमेशा यही सोचता रहे कि मुश्किलों से निकलने के लिए तरकीबें कैसे अपनाई जाएं, तो एक बार उसकी तेजी खत्म हो जाने पर वो साधक के रास्ते पर कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बाहर आओ। अर्जुन देव ने अपने विचार संभाले और धीरे से नदी की सतह से धक्का दिया। वो यू मिंगशान के ऊपर दिखाई दिया और पानी की सतह पर मुक्का मारा। टकराना। तुरंत ब्लैक ड्रैगन नदी से पानी का एक बड़ा खंबा बाहर निकला। पानी के खंबे के आखिर में यू मिंगशान की मूर्ति थी। वो हवा में उछल गया और पागलों की तरह अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन देव हवा में उछले और उसका कॉलर पकड़ लिया और जमीन पर मजबूती से गिर पड़े। यू मिंगशान के पीले चेहरे पर डर का भाव था। उसने कहा, मुझे मत मारो। मेरे हाथों में 50,000 इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और 1,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं। मुझे जाने दो, वे सब तुम्हारे हैं। अर्जुन देव ने उसे अनदेखा करते हुए रूखेपन से कहा, बोलो, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? यू मिंगशान ने पहले अपना सिर हिलाया, फिर उसे अर्जुन देव का मारने का इरादा महसूस हुआ। उसने तुरंत कहा, मैं बोलूंगा। ये सॉन्ग क्यों है? बियून पीक का सॉन्ग क्यों? उसने तुम्हें मारने के लिए मुझसे 2,000 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स का वादा किया है। सॉन्ग क्यों? अर्जुन देव की आंखों में जान लेने का इरादा चमक उठा। ये कोई अचानक हुआ था। अर्जुन देव ने सच में एक पल के लिए भी अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। अफसोस की बात यह थी कि वो अभी सॉन्ग क्यू का कुछ नहीं कर सकता था। वो सॉन्ग क्यू का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसे ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। भविष्य में जब उसकी ताकत बढ़ेगी तो सबसे पहले उसे सॉन्ग क्यू से छुटकारा पाना होगा। बूम! अर्जुन देव ने यू मिंगशान के हाथ से स्पेशल रिंग हटाई और अपनी हथेली से उसकी छाती पर वार किया। यू मिंगशान के दिल के मेरिडियन टूट गए और उसके सभी छेदों से खून बहने लगा। उसने नाखुशी से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे? अर्जुन देव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन्होंने उदास होकर कहा, माफ करना, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने लिए भविष्य में कोई परेशानी नहीं छोड़ता। यू मिंगशान की लाश को धीरे धीरे पानी में गिरते देखकर अर्जुन देव ने पास ही खड़े व्यापारी जहाज की तरफ देखा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने ब्लैक ड्रैगन नदी पार करने का फैसला किया। अब वो उस मर्चेंट शिप पर नहीं जाना चाहता था। इसका मुख्य कारण यह था कि उसे फालतू लोगों से मिलने जुलने और समय बर्बाद होने का डर था। जैसे ही उसने ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल किया, अर्जुन देव की आकृति हवा में चमक उठी और ऊपर उड़ गई। 3 दिन बाद रात में डेविल सवाना में अर्जुन देव अलाव के पास बैठे और कुछ भुना हुआ लाइटनिंग बीफ खाया। स्पिरिट बीस्ट्स का मीट अर्थ के मीट से भी ज्यादा खुशबूदार और स्वादिष्ट था। इसमें किसी मसाले की जरूरत नहीं थी और ये पहले से ही बहुत स्वादिष्ट था, जिसका स्वाद बाद में भी बना रहता है। इसके अलावा स्पिरिट बीस्ट्स के मीट में कुछ नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। इसे लंबे समय तक खाने से शरीर मजबूत हो सकता है और की फिर से भर सकती है। अगर कोई ऊंचे रैंक का स्पिरिट बीस्ट खाता है, जैसे कि रैंक 8 या लेजेंडरी रैंक 9 स्पिरिट बीस्ट, तो इससे उसका कल्टीवेशन दायरा भी बढ़ सकता है। डेविल सवाना में एक तेज खुशबू फैली जिसने बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट्स को अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन जब इन स्पिरिट बीस्ट्स ने अर्जुन देव को देखा तो उन्होंने हिलना तक नहीं। उन्होंने बस दूर से देखने के बाद तितर बितर हो गए। अर्जुन देव ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उस जगह को देखा और ये सब देखा। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट दी। 2 दिन पहले अर्जुन देव ने डेविल सवाना तक उड़ने के लिए ग्रेविटी स्पेयर का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने अपने सामने आए डाकुओं और स्पिरिट बीस्ट्स पर अपनी सेबर की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वास्तविक लड़ाई में अनुभव इकट्ठा करने के बाद अर्जुन देव वुकुई सेबर टेक्निक के पहले 6 मूव्स से और ज्यादा परिचित हो गए। इसके अलावा नया बनाया गया रशिंग थंडर ट्रिपल चैंग भी इस्तेमाल करना आसान हो गया। अर्जुन देव का एनर्जी स्टोर करने के समय पर पहले से ही अच्छा कंट्रोल था। वो अपनी मर्जी से इसे निकाल सकता था। वो एनर्जी को जितने लंबे समय तक स्टोर कर पाएगा वो उतनी ही मजबूत होगी। समय जितना कम होगा वो उतनी ही कमजोर होगी। उसे इसे फ्लेक्सिबल तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रशिंग थंडर रोर्स की ताकत अर्जुन देव की सोच से कहीं ज्यादा थी। पहले जब उन्होंने 1 मिनट के लिए एनर्जी जमा कर ली थी तो वे 10,000 घोड़ों की दौड़ से उसे खत्म कर सकते थे। अब अर्जुन देव को बस इतना करना था कि वो कम से कम समय में अपनी एनर्जी बढ़ा लें। इस तरह ये मूव अर्जुन देव का नया किलिंग मूव बन जाएगा, एक जरूरी ट्रम्प कार्ड, हु जी। अंधेरी रात में अर्जुन देव को एक बर्फ जैसी सफेद आकृति दिखाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो बाई थी। जब वो दौड़कर वहां पहुंचे तो उनके हाथों में कुछ स्पिरिट हर्ब्स थीं। पहले की तरह जब अर्जुन देव और बाई अकेले होते थे तो बाई उन्हें दुर्लभ स्पिरिट हर्ब्स खोजने में मदद करती थी। इनमें से ज्यादातर स्पिरिट ग्रास को बेहतर ग्रेड की ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल्स और की रिटर्निंग पिल्स में रिफाइन किया गया था। इससे अर्जुन देव को स्पिरिट हर्ब्स पर पैसे खर्च किए बिना मेडिसिनल पिल्स इस्तेमाल करने को मिल गईं। ये उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी। बाई ने स्पिरिट हर्ब्स को ऐसे पेश किया जैसे वो कोई खजाना पेश कर रहा हो। अर्जुन देव हल्के से मुस्कुराए और उन्हें ध्यान से गिना।
रैंक 4 ब्लड सनफ्लावर, रैंक 500 जेड स्पिरिट, रैंक 4 जेंटलमैन विंड फ्लावर। अरे, ये टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर जैसा दिखता है। अर्जुन देव ने एक सफेद फूल देखा। वो फूल बहुत सादा था, उसमें कोई चटकीले रंग या तेज खुशबू नहीं थी, वो बहुत सादा था। अर्जुन देव ने उसे अपने हाथों में लिया और ध्यान से देखा। आखिर में उन्होंने कंफर्म किया कि ये टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर था। ये कल्टीवेटर के मेरिडियन की मजबूती बढ़ा सकता था और खराब मेरिडियन को ठीक कर सकता था। ये बहुत कीमती था। कई स्पिरिट हर्ब्स थीं जो मेरिडियन को रिपेयर कर सकती थीं, लेकिन उनमें से कोई भी टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर जितना अच्छा नहीं था। टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर एक कल्टीवेटर के मेरिडियन को भी रिपेयर कर सकता था, इसीलिए ये इतना कीमती था। एसेंस को आसानी से सर्कुलेट होने से पहले मेरिडियन से गुजरना पड़ता था। अगर मेरिडियन खराब हो जाते तो कल्टीवेटर एसेंस को सर्कुलेट नहीं कर पाता। अगर अर्जुन देव मेरिडियन की टफनेस को काफी हद तक बढ़ा पाते तो उन्हें भविष्य में खेती या लड़ाई करते समय जबरदस्ती बहुत ज्यादा एसेंस इस्तेमाल करने की चिंता नहीं करनी पड़ती, जिससे उनके मेरिडियन डैमेज हो जाते। हालांकि बाई को टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर का महत्व नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन देव के चेहरे पर खुशी देखी तो उनके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। अर्जुन देव ने टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर को हटा दिया। अचानक उनके मन में एक शक आया। टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी के लिए निश्चित रूप से कोई शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट उसकी रखवाली कर रहा होगा। हालांकि बाई ताकतवर और बहुत तेज था, लेकिन उसे टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं नहीं जानता? अर्जुन देव नीचे बैठे और पूछा, बाई मुझे सच बताओ, तुम्हें ये टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर कैसे मिला? जब बाई ने अर्जुन देव का सवाल सुना तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वो एक ऐसे बच्चे की तरह था जिसने कुछ गलत किया हो। उसने अर्जुन देव की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसे किसी और से छीन लिया हो? अर्जुन देव को मन ही मन शर्म आ रही थी। अगर उसने कोई स्पिरिट बीस्ट छीना होता तो बाई अपना सिर नीचे नहीं करता। उसे नहीं पता था कि उसने इसे किससे छीना है। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे कि उन्हें टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर किसी और को लौटा देना चाहिए या नहीं, तभी घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। वहां बहुत सारे लोग होंगे क्योंकि जमीन थोड़ी कांप रही थी। 200 से ज्यादा डाकुओं का एक ग्रुप अर्जुन देव के सामने आ गया। उनमें से एक ने बाई की तरफ इशारा करते हुए जोश में कहा, पहले लीडर, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला ना, टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर मेरा नहीं था, उसे एक छोटी लोमड़ी छीन ले गई थी। देखो, मैं गलत नहीं था, सच में एक छोटी लोमड़ी थी। पा डाकुओं के सरदार ने बर्फ जैसी सफेद रंग की लड़ाई के कपड़े पहने हुए थे। अंधेरी रात में वो बहुत चमकदार लग रहा था। उसने बोलने वाले को थप्पड़ मारा और गुस्से से डांटा, मूर्ख, एक स्पिरिट बीस्ट के कुछ छीन लेने के बाद तुम इतने उत्साहित क्यों हो? बाकी डाकू जोर जोर से हंसे। सच में वे डेविल सवैना के डाकुओं का सबसे डरावना ग्रुप थे। वे हमेशा दूसरों को लूटते और स्पिरिट बीस्ट को मारते थे। उन्हें स्पिरिट बीस्ट ने कब से छीन लिया, ये डाकुओं के लिए शर्म की बात थी। जमीन पर पड़े डाकू के चेहरे पर जलन हो रही थी। जब उसने भीड़ की हंसी सुनी तो उसका चेहरा और भी गर्म हो गया। उसने चाहा कि काश उसे छिपने के लिए कोई छेद मिल जाता। अचानक उसने बाई की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। वो आगे बढ़ा और डांटा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे निपट सकता हूं, देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ करते, बाई ने मुड़कर अपना हाथ दाईं ओर घुमाया। तेज हवा चल रही थी और जो डाकू झपटा था वो तुरंत उड़ गया। यहां तक कि सुमेर वर्मा, जो कि एक इंफीरियर ग्रेड मार्शल संत थे, उनके साथ भी बाई ने खिलवाड़ किया। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर डाकू बाई का मुकाबला कैसे कर सकता था? वो डाकू सिर के बल जमीन पर गिरा और कई बार लुढ़का। जब वो उठा तो उसे अपनी दिशा भी नहीं पता थी। वो हैरान होकर डाकुओं के पहले लीडर के पास गया और डांटा, छोटे बदमाश, ये मत सोच कि घोड़े पर होने की वजह से मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं। ऐसा कहने के बाद वो फिर से आगे बढ़ा। पहला लीडर गुस्से में था। उसने एक ताड़ की हवा चलाई और उस आदमी को दूर फेंक दिया। उसने उदास चेहरे से कहा, बस कचरा, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। जब बाई को पहले लीडर की तरफ से मारने का इरादा महसूस हुआ तो उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत अर्जुन देव के कंधे पर कूद गया और ज्यादा सुरक्षित महसूस किया। उसने डाकुओं को देखकर मुंह बनाया। क्या बकवास है, आजकल तो लोमड़ियां भी मुंह बनाना जानती हैं। जब भीड़ ने बाई का चेहरा देखा तो वो सब हैरान रह गए। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, चूंकि ये डाकुओं का है तो मैं इसे छीन लूंगा। अर्जुन देव ने डाकुओं के इस ग्रुप पर नजर डाली। 200 लोगों में सबसे कमजोर एक मीडियल ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। ग्रुप का मेन हिस्सा 20 मार्शल संत थे।
पहले लीडर जिसने सफेद लड़ाई के कपड़े पहने हुए थे, उसकी साधना सबसे डरावनी थी। वो एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत था। जब वो पहली बार पहाड़ छोड़ा था तो वो अर्जुन देव से कमजोर होना चाहिए था। अब तक वो अर्जुन देव के लेवल पर थे। सफेद कपड़े वाले डाकू धीरे धीरे अपने काले घोड़े पर सवार होकर अर्जुन देव के 10 मीटर के अंदर आ गया। उसने उदास चेहरे से कहा, तुमने चाहे मेरा टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर लिया हो या नहीं, अपनी स्पेशल रिंग मुझे दे दो, नहीं तो मुझे तुम्हें मारने का इल्जाम मत देना। अर्जुन देव ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और धीरे से कहा, अगर तुम काबिल हो तो खुद आकर ले लो। बेपरवाह। सफेद कपड़े वाले डाकू ने अपने पैरों में ताकत लगाई और उसका घोड़ा बिजली की तेजी से अर्जुन देव पर टूट पड़ा। सफेद कपड़े वाले डाकू की मारक की वॉर हॉर्स की खतरनाक आभा में मिल गई। ये अर्जुन देव के देवता सागर पर हमला करने वाली तेज तलवार जैसा था। अचानक इस सफेद कपड़े वाले डाकू को कुछ मेंटल अटैक्स पता थे। दुर्भाग्यवश अर्जुन देव की स्पिरिचुअल सेंस बहुत मजबूत थी। उन्हें इस लेवल के मेंटल अटैक से डर नहीं लगता था। क्योंकि तुम मेंटल अटैक से खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। अर्जुन देव के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उनकी बड़ी स्पिरिचुअल सेंस एक तेज तलवार पकड़े हुए देवता में बदल गई। पू से उसने अपनी ओर उड़ती तेज तलवार को तोड़ दिया और सफेद कपड़े पहने डाकू पर हमला कर दिया। अचानक सफेद कपड़े पहने डाकू को लगा कि उसके सामने सब कुछ गायब हो गया है। उसने खुद को एक सुनसान जगह पर पाया। आसमान में एक स्पिरिचुअल सेंस ने उसे शान से देखा और जोरदार आवाज दी, जब तुम किसी देवता को देखते हो तो तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? सफेद कपड़े पहने डाकू घबरा गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ये एक दिमागी भ्रम है। उसने जल्दी से अपनी जीभ की नोक काट ली और दर्द से उसे होश आ गया। ये देवता कुछ ऐसा था जिसे अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत में ऋषियों के छोड़े निशान की नकल करके यूं ही बनाया था। असली लड़ाई में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं था। ये सिर्फ एक पल के लिए उसी लेवल के दुश्मनों को बेहोश कर सकता था। लेकिन ये पल काफी था। जब तक सफेद कपड़े पहने डाकू को होश आया, उसे पता चला कि अर्जुन देव ने किसी समय हवा से उसे लात मारी थी। टकराना। डाकुओं की हैरान निगाहों के सामने सफेद कपड़े पहने डाकू समय पर रिएक्ट नहीं कर सका और लात लगने से उड़ गया। जब अर्जुन देव हवा में थे तो जब वे जमीन पर उतरे तो उन्होंने धीरे से घोड़े की पीठ पर पैर रखा। एक बहुत जोरदार जोर ने घोड़े को तुरंत जमीन पर दबा दिया, जिससे वो फिर उठ नहीं सका। आसमान में बादल छाने लगे। रात के समय आसमान में बिजली चमकने लगी, जिससे तेज रोशनी फैल रही थी। बेहिसाब रोशनी के बीच अर्जुन देव ने अपनी किक का जोर लगाकर आसमान में उड़ान भरी। जैसे जैसे वो उड़ते गए उनका ऑरा जमा होता गया। अचानक आसमान में बिजली का एक बड़ा भंवर बन गया। भंवर से एक बड़ी सेना की दहाड़ और सरपट दौड़ने की आवाज आ रही थी। आवाज बहरा कर देने वाली थी, जो दर्जनों किलोमीटर तक गूंज रही थी। ये वही है, ये वही वायलेट लाइटनिंग फीएंड है, भागो। डाकुओं में से किसी ने अचानक डर के मारे चिल्लाया। फिर लगभग 200 डाकुओं ने बेचैनी से लगाम खींची और मुड़ गए। लेकिन इस समय उनके नीचे के युद्ध के घोड़े काबू में नहीं आ रहे थे। वे पागलों की तरह हिनहिना रहे थे। डाकुओं ने जल्दी से अपने घोड़े छोड़ दिए और भाग गए। सफेद कपड़े पहने डाकू ने चाहे कुछ भी कहा, वे नहीं रुके। जब सफेद कपड़े पहने डाकू ने देखा कि हालात बहुत खराब हैं और कुछ खास मार्शल सेंट पहले ही भागने लगे हैं, तो उसने गहरी सांस ली और वो भी भागने के लिए मुड़ गया। बिजली कड़कने लगी। 10,000 घोड़े सरपट दौड़ने लगे। अर्जुन देव ने अपने हाथ में पकड़ी कृपाण को धीरे से नीचे की ओर किया। थंडर वॉर हॉर्स पर सवार अनगिनत योद्धा भंवर से नीचे कूदकर जमीन पर आ गिरे। फिर उन्होंने तेजी से बिखरे हुए डाकुओं का पीछा किया। अंधेरी रात में बिजली की रोशनी से टिमटिमाते ये शूरवीर बैंगनी परछाइयों में बदल गए। वे रात में डेविल सवाना के चारों ओर सरपट दौड़ रहे थे, बहुत चमकदार लग रहे थे। बैंग बैंग, टकराना। लगातार धमाके हो रहे थे। बिना किसी अपवाद के सभी 200 डाकू मारे गए। कई शूरवीरों के मिले जुले हमलों से कमजोर डाकू चकनाचूर हो गए और मौके पर ही मर गए। सिर्फ मार्शल सेंट्स और उससे ऊपर के लोग ही बच पाए। उनका रंग पीला पड़ गया और उन्हें खून की उल्टी हुई। वे बिना पीछे देखे तेजी से दूर भाग गए। अर्जुन देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ताकत अभी भी कम थी। उन्होंने जल्दी में अपना ऑरा इकट्ठा किया था। उन्हें जल्दी से अपने ऑरा को पीक पर ले जाने का कोई तरीका सोचना था। अर्जुन देव ने अपनी नजरें हटा लीं और बिखरे हुए डाकुओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान उस सफेद कपड़े पहने डाकू पर लगाया जिस पर उनका ध्यान था। अर्जुन देव के कंट्रोल में कम से कम 100 इलेक्ट्रिक नाइट्स ने सफेद कपड़े पहने डाकू पर हमला कर दिया। हालांकि दूसरी पार्टी अभी भी लड़ सकती थी, लेकिन वे अब अर्जुन देव के लिए खतरा नहीं थे। बिजली से बचना। एक बिजली की रोशनी चमकी और अर्जुन देव सफेद कपड़े पहने डाकू के पास उतरे।
उन्होंने वही दोहराया जो सफेद कपड़े पहने डाकू ने पहले कहा था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, मुझे सिर्फ तुम्हारे हाथ में स्पैटियल रिंग चाहिए, वरना मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। सफेद कपड़े पहने डाकू ने कुछ देर तक संघर्ष किया, फिर उसने अंगूठी उतारकर अर्जुन देव को दे दी। उसने रूखेपन से कहा, डेविल सवाना को नीची नजर से मत देखो। ये ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बिना रोक टोक के घूम सको। अर्जुन देव हल्के से मुस्कुराए और उसे अनदेखा कर दिया। वे कभी इतना घमंडी नहीं था कि ये सोचे कि वो डेविल सवाना में बिना रोक टोक के घूम सकता है। डेविल सवाना बहुत बड़ा और बेहिसाब था। पूरा सवाना जीहे प्रांत के लगभग आधे साइज का था। इसके अलावा ये सिर्फ ग्रेट महारण नेशन के अंदर ही था। ये बॉर्डर से आगे तक फैला हुआ था और उससे भी बड़ा था। ये कहा जा सकता है कि डेविल सवाना तो बस आइसबर्ग का सिरा था। इतने बड़े इलाके और अनगिनत डाकुओं के ग्रुप के साथ अर्जुन देव हमेशा सावधान रहते थे। जब उनका सामना किसी मजबूत डाकुओं के ग्रुप से होता तो वे तुरंत अपनी स्पिरिचुअल सेंस से उनसे बच निकलते थे। उनके मन में कोई और ख्याल नहीं आता था। जब सारे डाकू चले गए तो अर्जुन देव ने हेवनली सेबर पवेलियन की तरफ देखा और रात में सफर करने के लिए तैयार हो गए। आज रात का हंगामा बहुत ज्यादा था। उन्हें डर था कि कहीं कुछ मजबूत डाकू ग्रुप चौंक ना जाए। रात में सफर करना ज्यादा सुरक्षित था। डेविल सवाना में जहां टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर उगता था, मुरोंग चोंग ने खाली जमीन और उसकी रखवाली कर रहे स्पिरिट बीस्ट की लाश को देखा और भौएं चढ़ाईं। हु ची। उसके पीछे हवा की हल्की आवाज आ रही थी। मुरोंग चोंग ने उसे महसूस किया और जल्दी से घूमा तो उसने देखा कि सफेद कपड़े और सफेद मास्क पहने एक अजनबी आदमी उसके सामने आ गया। सफेद कपड़े में रहस्यमयी व्यक्ति ने भारी आवाज में कहा, मुरोंग चोंग, लगता है तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गए हो। तुम एक बार फिर डेविल सवाना में घुस गए हो। मुरोंग चोंग ने उदास होते हुए कहा, मैं यहां सिर्फ टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर को खोजने आया हूं। मेरा कोई और मकसद नहीं है। मेरे अलावा सिर्फ आपके लोग ही टेंडन रिफाइनिंग फ्लावर के बारे में जानते हैं। मैं इसके बदले में 1 मिलियन इंफीरियर ग्रेड स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूं। सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, भले ही आप 10 मिलियन दे दें, ये बेकार है। कल कोई इसे ले गया। मुरोंग चोंग का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने एक तेज जानलेवा क्यों निकाली और उसके सख्त चेहरे पर जानलेवा इरादा दिखाई दिया जब उसने कहा, कौन? वो भी तुम्हारी तरह महारण युंग पीक का शिष्य है। ओ, मुझे याद नहीं, तुम अब महारण युंग पीक के शिष्य नहीं हो। सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी व्यक्ति ने बेरुखी से कहा,